एवरीवन, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और स्वागत है आप सभी का सीडीएस 2022 के अप्रैल वाले अटेम्प्ट के सेट ए में। आज हम इस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमने आज 40 से 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस और देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी चीजें हमारे सामने एज अ चैलेंज आती है। देखो, आपको 2 घंटे का टाइम अलाउड रहता है, मतलब 120 मिनट्स होते हैं 120 क्वेश्चंस करने के लिए। देखो, कर पूरे 120 कोई नहीं पाता, लेकिन लगभग 100 क्वेश्चंस को हम टारगेट करेंगे तो 90-85 सही हो जाएंगे। ठीक है, इसी मोटिव के साथ में स्टार्ट करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस बेटा जरूर पढ़ लेने चाहिए और उसी के हिसाब से आपको फिर आगे कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां पे बोल्ड में लिखे रहते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लें बिफोर यू स्टार्ट योर अटेम्प्ट। ठीक है, नहीं तो अगर आगे गलती होगी तो फिर उसकी कोई माफी नहीं है, या ऐसा कह लो कि आगे की जो गलती होने वाली है उसका इंप्रूवमेंट कोई नहीं है। तो इसको पढ़ने के बाद में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्पॉटिंग एरर से। चलो, तो यहां पे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो स्पॉटिंग एरर के कॉन्टेक्स्ट का है। अब देखो, पेपर में कुछ ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे पहले एनडीए क्या करता था कि फिक्स पैटर्न होता था, स्टार्टिंग वो हमेशा सिनोनिम एंटोनिम से करता था। ऐसा सीडीएस में फिक्स नहीं है, कोई भी क्वेश्चन स्टार्टिंग कर सकता है। किस्मत अच्छी हुई तो सिंपल वाले क्वेश्चंस, अगर किस्मत थोड़ी सी खराब हुई तो हो सकता है कि आपको पैसेज से स्टार्टिंग मिल जाए, हो सकता है कि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से स्टार्टिंग मिल जाए, तो वो थोड़ा सा माथा आपका खा सकते हैं। तो यहां पे फिलहाल स्पॉटिंग एरर से स्टार्टिंग हुई है। देखते हैं डायरेक्शंस क्या कह रहे हैं, उसके बाद आएंगे एग्जैक्ट क्वेश्चंस पे कि क्या क्या बातें वो कर रहे हैं। डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड एज A, B and C. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B or C. If you find no error, your response should be indicated as D. सिंपल सा काम करना है, हर बार हम यही चीज पढ़ते हैं और यही चीज हमेशा नोटिस रखते हैं कि भैया आपको जो भी सेंटेंसेस यहां पे दिए होते हैं इनको सिंपली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, या ऐसा कह लो कि सेंटेंस पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है और चौथा पार्ट होता है नो एरर का। आप सेंटेंस को पढ़िए, जो रूल्स रेगुलेशंस हमने पढ़े हैं 50 गोल्डन रूल्स में, उसके बेसिस पे इसको मैच करिए और फिर देखिए कि भैया यहां पे कोई गलती हमें दिख रही है या ये बिल्कुल खराब है। अगर यहां पे कोई गलती दिख गई है तो वो पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर गलती कोई नहीं दिखी है, सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ लॉजिकली करेक्ट है, तब हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करने के लिए। क्लियर है बात? तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको रीड करने से। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा देखो क्या कह रहा है। दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ young people in needed at the instance of chief of the group. ठीक, This task is being undertaken for the benefit of young people in needed. देखो, young people in needed का यहां पे कोई सेंस नहीं है। young people in need की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है जो young people जरूरतमंद है या जिनको जरूरत है। तो in needed कुछ होता ही नहीं है, इसलिए इनके बाद में हम एक नाउन को रख देंगे जो यहां पे नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि नीड का मतलब यहां पे जरूरत है ना, ये एक्शन नहीं है। तो यहां पे क्या कह रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीड लिखना पड़ेगा। ये वाले एरर्स जो आती हैं बेटा, जिसमें ऐसा बहुत टेक्निकल आपको एनालिसिस करना पड़ता है, ये चीजें रीडिंग से बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप रीडिंग करेंगे बढ़िया से तो बहुत सारे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे यहां पे ऐसा लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में हम एरर को स्पॉट कर देंगे और बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं। इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशंस। डी बोल रहा है नो एरर। जब मैं आपको पढ़ा रहा था कंडीशनल्स, तब मैंने आपको बताया था कि भैया इसमें स्पॉटिंग एरर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, साथ ही साथ जब सेंटेंस को ज्वाइन करना होता है तब भी आते हैं। तो देखो आ चुका है यहां पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशंस। अब इसको पढ़ के आपको ये लगेगा कि भैया यहां पे इमेजिनरी वाली कंडीशन को लगाया गया है, जिसमें इफ से स्टार्टिंग हुई है, उसके बाद में यहां पे जो पार्ट होता है, फिर उसके बाद में कुछ पार्ट लिखा जाएगा सेंटेंस का, और फिर यहां पे सेम सब्जेक्ट को यूज करके, जैसे यहां पे आई लगा है वैसा ही यूज करके यहां पे पास्ट मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है। जब भी कभी ऐसा होता है, ये क्या कहलाएगा, ये इमेजिनरी वाला कंडीशनल कहलाता है बेटा। और इस केस में इफ वाला जो वर्ब होता है, इसको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म रखा जाता है। तो एम तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है नहीं, इसलिए एम यहां से हट जाएगा। प्लस यहां पे कभी भी वॉज नहीं हो सकता। वॉज के अलावा आप कुछ भी लगाएं, आप हैड लगाएं, आप डिड लगाएं, आप इसके साथ वर लगाएं, चलेगा, लेकिन यहां पे कभी भी वॉज नहीं आ सकता। इसलिए इफ आई वर लगा के इसको हम सही कर देंगे।
सो इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशंस। ठीक है, अगर आपको याद हो कि हमने गोल्डन रूल्स में कैसे कैसे इसको पढ़ा था कंडीशनल वाला, तो आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि इफ आई वर यहां पे हम क्यों लगा रहे हैं। इसलिए बेटा यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 जाएगा पार्ट नंबर ए के साथ में, जिसमें एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। देखो अब ऐसे कई सारे वर्ब्स होते हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं रख सकते, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह वो नहीं आ सकते हैं। जैसे हमने कौन से वर्ब्स पढ़े थे, जैसे मान लो मैं लिखूं कि स्मेल है, वर्ड क्या है, स्मेल है, टेस्ट है, यहां पे क्या है, टच है, थिंक है ना, सॉरी थिंक है, पजेस है, POSSESS, हैव है, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह नहीं आ सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हैविंग तो हमने सुना है, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। देखो जब भी कभी इनमें से कोई भी वर्ड एज अ वर्ब काम करेगा तब उसके पहले क्या आना चाहिए, इज, एम, आर, वाज, वर रहना चाहिए। अगर ये वाले वर्ड्स में से किसी का भी आईएनजी फॉर्म लिखा है और उसके पहले इज, एम, आर, वाज, वर नहीं लिखा है, तब वो आईएनजी वाला फॉर्म सही है, उसको मत छेड़ना। लेकिन अगर इसमें से कोई वर्ड लिखा हो, इसका आईएनजी फॉर्म लिखा हो, जैसे यहां पे थिंकिंग लिखा है, थिंक का आईएनजी फॉर्म लिखा है, इसके पहले इज, एम, आर, वाज, वर लिखा है, अब ये गलत हो गया। यहां पे माय मदर इज थिंकिंग गलत है, इसको हटा के क्या लिखेंगे बेटा, सीधा हम इसकी इंडेफिनिट फॉर्म लिखते हैं। तो माय मदर इज थिंकिंग हटा के क्या लिखना पड़ेगा, माय मदर थिंक्स लिखेंगे, तब ये सही हो जाएगा। माय मदर थिंक्स यहां पे सही है, इज थिंकिंग गलत है, सो माय मदर थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में करेक्ट चॉइस। बात समझ आ रही है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। अगर यहां पे मैं लिखता हूं द स्टूडेंट्स हैव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स का रोज अच्छा टाइम होता है। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे लिखा आज, इसका मतलब क्या है, आज उनका टाइम अच्छा था, तो स्टूडेंट्स हैव लिखूंगा, और यहां पे टुडे लिखा है मतलब आज का दिन अच्छा था, तो चीज तो ऑलरेडी हो चुकी है ना, आज के दिन का कैसे लिख सकता हूं। या तो यहां पे लिखना पड़ेगा द स्टूडेंट्स विल हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे, या फिर यहां पे लिखना पड़ेगा द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम टुडे। अगर आज था तो यहां पे हैड चाहिए, अगर आज होगा तो यहां पे विल हैव चाहिए। देख रहे हो बात को, समझ रहे हो आप, अगर था तो हैड, अगर होगा तो विल हैव, लेकिन हैव यहां पे किसी भी तरीके से सही नहीं होगा बेटा। तो स्टूडेंट्स हैव यहां पे गलत है, इसलिए पार्ट नंबर ए में हमें एरर मिल गई है। क्लियर है बात? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो क्या लिखा है, मोर देन 30 लाख पीपल वर इनॉक्यूलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन मार्च 15। ठीक है, अब मोर देन लिखा है मतलब ज्यादा, कितने, 30 लाख, 30 लाख लोग, एकदम एग्जैक्ट काउंट लिखा है तो ऐसे ही लिखते हैं, कोई गलती नहीं है। वर लिखेंगे क्योंकि पीपल है, प्लूरल है, बिल्कुल सही है। इनॉक्यूलेटेड का मतलब होता है इंजेक्शन लगा दिया गया, यहां पे इनॉक्यूलेटेड अगेंस्ट कोविड-19, जो भी बीमारी होती है उसी के अगेंस्ट में इंजेक्शन लगाते हैं, ये भी बात सही है। ऑन मार्च 15 मार्च को लगाया गया था, बिल्कुल सही बात है, यहां पे नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ भैया हम निकल देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, LIC वाज फाउंड ऑन सितंबर 1, 1956 वाया द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत क्या है बेटा, आपके सामने कुछ वर्ब्स आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पहली वर्ब है फाइंड, पहली वर्ब है फाइंड, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, दूसरी होती है फाउंड, और तीसरी होती है फाउंड, तीसरी होती है फाउंड। इसमें फाइंड का मतलब क्या होता है बेटा, खोजना, फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना। ठीक है, दूसरी वर्ब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फाउंड, FOUND। फाउंड का मतलब होता है किसी भी चीज की स्थापना करना, किसी भी चीज की स्थापना करना। जैसे मान लो एक कॉलेज है, उसकी स्थापना हुई आज, तो इसको क्या बोलेंगे, द कॉलेज वॉज फाउंड टुडे, द कॉलेज विल बी फाउंड टुडे। तो फाउंड क्या होता है, स्थापना करना। इसका सेकंड फॉर्म फाउंडेड, इसका सेकंड फॉर्म फाउंडेड, और इसका थर्ड फॉर्म फाउंडेड। तो देखो फाइंड की फॉर्म जो है वो फाउंड है, और फाउंड की जो फॉर्म्स है वो फाउंडेड है। तो यहां पे स्थापना का मतलब है या खोजने का, ये हमें देखना पड़ेगा। समझ आ रही बात? देखो ये नहीं आता होगा तो क्वेश्चन गलत कर दोगे, ये कंफर्म है। देखो अब क्वेश्चन को, LIC वाज फाउंड ऑन सितंबर 1। अब LIC को खोजा गया था या स्थापना की गई थी, स्थापना की जाएगी। फाउंड यहां पे गलत है, इसकी जगह क्या लगाएंगे, फाउंडेड लगाएंगे, और ये तब तगड़ा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर या 6 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए के साथ बेटा हमें जाना पड़ेगा।
ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। फुल मैनी अ फ्लावर। अब देखो फुल यहां पे हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, फुल का मतलब है पूरे खिलने वाले, तो इसको नहीं भी लगा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो मैनी और मैनी आ के केस में हमने क्या पढ़ा था, जब भी मैनी होगा सब कुछ प्लूरल होगा, लेकिन अगर मैनी आ लिखा है तो हम बिना आ हटाए सब कुछ क्या कर देंगे, सिंगुलर। तो मैनी आ के बाद में फ्लावर क्या है, सिंगुलर है, सही लिखा है। आर यहां पे प्लूरल कर दिया, इसको हटा के इज लगाना पड़ेगा, यानी कि गलती कहां निकल गई बेटा, पार्ट नंबर बी में गलती निकल गई। 8th क्वेश्चन देखो, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज। ठीक है, जब भी हम कभी ईच और एवरी लगाएंगे या मान लेते हैं वन भी लगाएंगे, तो इसके बाद में हमेशा नाउन जो होगा, चाहे एवरी के बाद लगा लो, एवरी वन के बाद में लगा लो, चाहे सिर्फ वन ऑफ के बाद में लगा लो, ये हमेशा प्लूरल ही चाहिए। तो ये बॉयज लिखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद में जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर चाहिए। यहां पे वर्ब तो लिखी नहीं है, कोई बात नहीं, और आगे जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर चाहिए, लेकिन यहां पे प्रोनाउन क्या लिखा है, देयर लिखा है, ये गलत है। इसकी जगह पे क्या होगा बेटा, हिज स्टडीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती कहां आ रही है, ऑप्शन नंबर सी में गलती आ रही है। तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडीज करूंगा, तब ये सही होगा। ठीक है, 9 देखो, मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कंफर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। बिल्कुल, मोस्ट हार्ट अटैक्स प्लूरल है, इन्वॉल्व प्लूरल है, सही है। डिस्कंफर्ट इन द सेंटर, सेंटर में या फिर लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, बिल्कुल सही है, नो एरर, ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे। जब भी कोई चीज एरर की तरह नहीं दिख रही है, जबरदस्ती का एरर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे बेटा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फॉर मोस्ट फूड पार्क, देखो फॉर मोस्ट फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहां पे देखो लिखा है मोस्ट, मोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिकतर। अधिकतर का मतलब होगा जो भी चीज आप गिन रहे हो उसको कम से कम एक से ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो मोस्ट फूड पार्क लिखा है, पार्क कितना, एक, गलत हो गया, पार्क की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पार्क्स लिखना पड़ेगा। फॉर मोस्ट फूड पार्क्स की बात होगी ना बेटा। देखो जब भी गिन सकते हैं तो प्लूरल में रखेंगे, अगर इस गिनने वाली चीज नहीं है तो फिर तो सिंगुलर में रहेगा, लेकिन पार्क तो गिन सकते हैं इसलिए पार्क्स लिखेंगे, और 10th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन से क्वेश्चन पे हमें रुक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि हर पेपर में 10 क्वेश्चन तो इनके देखने के लिए मिलेंगे ही, और कभी कभी या आजकल तो 20 क्वेश्चन आने लगे हैं। ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में आपको सारे तरह के ब्लैंक्स मिलेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर्स भरना होगा। तो 10 क्वेश्चंस उनके भी आजकल आने लगे हैं, 2021 से ट्रेंड देखने को मिला है। तो चलो देखते हैं 11th क्वेश्चन के लिए पहले डायरेक्शंस क्या कह रहे हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर गिवन आफ्टर द सेंटेंस। Select the most appropriate word or group of words for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. सिंपल सा काम करना है भैया, क्या करना है, 11th नंबर क्वेश्चन से लेके 20 नंबर क्वेश्चन तक या उसके आगे भी में भी आपको हर सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस दिया है। ठीक है, दिख रहा है हमको ब्लैंक स्पेस। इस ब्लैंक स्पेस में एक वर्ड भरा जाएगा जिसके लिए आपको यहां से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से कौन सा वाला अगर मैं यहां भर दूं तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा या ये सेंटेंस बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाएगा। तो चलो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लॉजिक यहां पे होना चाहिए या कौन सा ऑप्शन भर दे तो इसमें मजा ही आ जाएगी। ठीक है, तो 4-4 क्वेश्चंस करके यहां पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट फिलिंग 4-4 क्वेश्चंस करके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 15 इयर्स डैश। अब यार ये तो बड़ा सिंपल सा है। 15 इयर्स डैश एलिजाबेथ लेफ्ट हर करियर एंड मूव टू इंडिया विद हर स्पाउस। 15 साल पहले एलिजाबेथ ने अपना करियर छोड़ा और इंडिया आ गई अपने स्पाउस यानी अपने हस्बैंड के साथ में। ठीक है, अब यहां पे 15 इयर्स के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बिफोर, सिंस, बिहाइंड। देखो सिंस और बिहाइंड तो यहां पे गलत है, बिफोर तब लिखेंगे जब किस टाइम से पहले लिखा है ये बताया हो, लेकिन यहां पे सिर्फ ये बोला था 15 साल पहले, किस ईयर से 15 साल पहले ये सब नहीं बताया गया है, इसलिए बिफोर यहां पे गलत है। क्या हो जाएगा, अगो हो जाएगा। तो 15 इयर्स अगो एलिजाबेथ लेफ्ट हर करियर एंड मूव टू इंडिया विद हर स्पाउस यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो 12 देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज डैश इनटू अ स्पेसिफिक अग्रीमेंट विद अ चैरिटेबल ट्रस्ट टू प्रोवाइड मेडिसिन्स टू पुअर पेशेंट्स। देखो बेटा, हमने सीखा था कि जब भी कभी अग्रीमेंट की बात होगी हमेशा यहां पे हम एंटर इनटू लगाएंगे। यहां पे क्या लगाएंगे, हैज एंटर इनटू, है ना।
देखो एंटर लगाएंगे, लेकिन एक चीज तो समझ लो, एंटर इनटू हम यूज करते हैं अग्रीमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे हैज लगाया हुआ है। हैज के बाद में कौन सी फॉर्म चाहिए होती है? V3 चाहिए होती है। तो वर्ब फॉर्म तो एंटर की लगेगी, लेकिन यहाँ पे एंटर ही चाहिए होगा, वर्ब और कोई वर्ब, चलो अच्छा और कोई वर्ब नहीं है, तो एंटर की हमको हैज के बाद में V3 चाहिए, तो एंटर का V3 ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे देखो एंटरिंग बार हो जाएगा, बीन एंटर्ड गलत है, यहाँ पे सिर्फ एंटर भी गलत है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंटर्ड। तो द गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट या अ स्पेसिफिक अग्रीमेंट विद अ चैरिटेबल ट्रस्ट। क्लियर है बात? सिंपल सा, जब भी हैज हैव ऐड लगे V3 लगा दो, एंटर की जगह एंटर्ड यहां पे क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 13, 14 और 15, चलो तीन क्वेश्चन को लेते हैं यहां पे, 13, 14 और 15। देखो बेटा ध्यान से, when whatever dash please keep calm। अब देखो यहां पे कैसे जानेंगे, whatever dash please keep calm, कृपया शांत रहे। कीप काम का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, चाहे जो हो जाए एकदम शांत रहे। ठीक, तो चाहे जो हो जाए एकदम शांत रहे मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बात कर रहा है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहां से लिंक करना पड़ेगा, whatever has happened, whatever is happening, whatever has been happening, whatever happens। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे जो हो जाए प्लीज शांत रहो या शांति को बनाए रखो। सो whatever happens प्लीज कीप काम, एकदम परफेक्ट। दोनों तरफ हम सिमेट्री रखेंगे, यहां पे V1 लिखा है तो इधर भी हम V1 रखेंगे। ठीक है, 14th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डैश रोड वी टेक वी शैल बी लेट। चाहे जो हम रोड ले ले हमको लेट होना ही है। तो वॉट एवर तो नहीं होता है, किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं? वॉट रोड वी टेक, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, लेकिन यहां नहीं पूछ रहा है इसलिए वॉट गलत है। विच रोड वी टेक, ये फिर से क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। यहां पे वॉट एवर हो सकता था और विच एवर हो सकता था। तो जब मुझे कहना होगा चाहे जो रोड हम ले ले, इसके लिए हमें विच एवर लेना पड़ेगा, वॉट एवर नहीं। ठीक है, विच एवर रोड वी टेक वी शैल बी लेट, यहां पे विच एवर चलेगा बेटा। 15th क्वेश्चन देखो, द न्यूज इज डैश गुड टू बी ट्रू। हमने क्या सीखा था बेटा? सो के साथ में क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, और TOO के साथ में क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे TO लगाएंगे। यहां पे देखो दैट तो लग नहीं रहा है, यहां पे टू लग रहा है, मतलब इसके पहले क्या आना चाहिए? TOO। किधर आ रहा है? सो बाहर है, टू आंसर हो जाएगा। वेरी के साथ में टू नहीं लगता है, इनफ के साथ में टू भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? TOO वाला यहां पे फिट हो जाएगा। सो दिस न्यूज इज, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या चैलेंज ला रहा है बेटा। देयर इज नथिंग डैश दैन अ बिजी लाइफ, देयर इज नथिंग डैश दैन अ बिजी लाइफ। अब यहां पे कंपैरिजन की बात हो रही है ना, कि कोई भी चीज अच्छी नहीं है किस चीज से? बिजी लाइफ से। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, यानी दैन लगा है, तो गुड तो होगा नहीं। इजियर देन अ बिजी लाइफ, बेस्ट देन अ, देखो बेस्ट भी बाहर हो गया, गुड भी बाहर हो गया। इजियर की बात नहीं हो रही यहां पे, बेटर देन बिजी लाइफ हो रहा है ना। बिजी लाइफ से ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं है, तो इजी कुछ नहीं है, बिजी लाइफ इजी थोड़ी होती है, तो यहां पे बेटर को हम सेलेक्ट कर देंगे बेटा। क्लियर? 17 नंबर क्वेश्चन देखो, आई विश आई डैश यंग अगेन। अब देखो ये सेम क्वेश्चन, यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा जा चुका है, 2022 में ये पूछा गया था। आई विश आई डैश यंग अगेन, विश के कॉन्टेक्स्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया था, और सेम क्वेश्चन सीडीएस में भी चेप दिया गया, आई विश आई डैश यंग अगेन। और फिल इन द ब्लैंक्स में उधर भी पूछा था, यहां पे भी फिल इन द ब्लैंक में पूछ लिया। तो चलो करके देखते हैं। आई विश आई डैश यंग अगेन, विश के साथ में दो चीजें होती हैं, विश के साथ में दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरा होता है बेटा वुड प्लस V1, दूसरा होता है वुड प्लस V1। दो चीजें यहां पे करेक्ट मानी जाती हैं। आई विश प्लस सॉरी विश के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो वुड के साथ में V1। ठीक है, सो आई विश आई डैश यंग अगेन। अब देखो यहां पे समझो, यहां पे V2 तो होता है, लेकिन कंडीशनल की तरह यहां पे भी वॉज कभी नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं लगा सकते हैं। तो आई विश आई वॉज तो होगा नहीं, हैड बीन और हैव बीन तो हो नहीं सकता, वुड प्लस V1 हो सकता था, क्या बचेगा? आई विश आई वर यंग अगेन, यहां पे फिट हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो अगर कंडीशनल्स वगैरह पढ़ लिया है तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 17 हो गया है, 18, 19, 20 को स्क्रॉल कर रहा हूं, एक साथ देख लेते हैं इसको। अरे बाप रे, बड़ा क्वेश्चन है, नहीं आएगा। चलो 18 और 19 को एक साथ देखते हैं। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेक अप डैश लॉस्ट टाइम। अब देखो कह रहा है कि जो बीत गया है समय, उस चीज पे उसको वापस काम कर लेना चाहिए।
सो एंड मेक अप डैश लॉस्ट टाइम, विद लॉस्ट टाइम नहीं, फॉर लॉस्ट टाइम, ड्यूरिंग नहीं, अगेन नहीं। अब जो समय बीत गया है या जो लूज हो गया है उसके लिए उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर द लॉस्ट टाइम हम यूज करेंगे, ठीक है। सो 18 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए 19 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है योर अटेम्प्ट कैन हार्डली बी कॉल्ड सक्सेसफुल फॉर इट डैश हैड नो गुड रिजल्ट्स, बिकॉज इट डैश हैड नो गुड रिजल्ट्स। तुम्हारा अटेम्प्ट को मुश्किल से ही सक्सेसफुल कहा जाएगा क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, ठीक। फॉर इट हैड नो, अब देखो इट के साथ में हैव तो नहीं लगाएंगे, इट डिड हैड नो गुड रिजल्ट्स नहीं हो जाएगा, डिड नॉट हैड नो गुड रिजल्ट्स ये भी गलत हो जाएगा, इट हैज हैड नो गुड रिजल्ट ये हम कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे हो जाएगा, हैज और हैड एक साथ बिल्कुल हो सकता है बेटा। अगर आप हैव की वर्ब फॉर्म्स देखोगे तो यहां पे हैव की जो वर्ब फॉर्म्स होती है इसमें हैव और हैज हो जाता है फर्स्ट फॉर्म में, और हैड होता है सेकंड फॉर्म में, और हैड ही होता है थर्ड फॉर्म में। तो अगर मैं लिख दूं कि हैज प्लस V3 लिखना है मुझे यहां पे, और V3 की जगह मैंने हैड लिख दिया, तो अल्टीमेटली क्या बन गया, हैज प्लस हैड बन गया। और यही चीज यहां पे भी हो रही है, अगर मैं यहां हैज लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, हैज हैड नो गुड रिजल्ट्स, सीधी सी बात। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का, इसको सीधा सीधा हैज के साथ ले जाएंगे, ठीक है। चलो अगला नंबर 20 देखो बेटा। As per the existing market rate, 12 dozen dash 100 rupees. 12 dozen, अब देखो 12 दर्जन है, 12 दर्जन है, एक होगा या एक से ज्यादा, ऑब्वियसली एक से ज्यादा होगा। तो जब हम एक से ज्यादा की बात करेंगे तो वर्ब कैसी, प्लूरल या सिंगुलर, प्लूरल। तो यहां पे कॉस्ट बाहर होगा, कॉस्ट हो जाएगा, ये कॉस्टेड कुछ नहीं होता, इज कॉस्टिंग कुछ भी नहीं होता, इज कॉस्टिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि सेंस नहीं बना रहा है यहां पे। 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखते हैं ये क्या चैलेंज ला रहा है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इडियम्स एंड फ्रेजेस इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। एनडीए में भी पहले रोज रिपीट, हर बार रिपीट हुआ करते थे, अब उन्होंने कुछ कुछ ऑल्टरनेट्स में कर दिया है, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है बी आउट फॉर द काउंट। अब यहाँ पे बी आउट फॉर द काउंट का हमें मतलब जानना है। इसका मतलब क्या होता है, एकदम मस्त तरीके से सो जाना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आराम करना बिना किसी चिंता के। जैसे बोलते ना कि सारे घोड़े बेच के सो रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाता है बी आउट फॉर द काउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं सारे घोड़े बेच के सोना। मतलब होता है स्लीपिंग डीपली, है ना, खूब बुरी तरीके से सोना, जिससे कोई चीज का मतलब नहीं है, घर लुट जाए, सारी जायदाद लुट जाए, घर के पेपर लुट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सोएंगे बिल्कुल दबा के। तो इसको बोला जाता है बेटा बी आउट फॉर द काउंट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गो बाय द बुक। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को, जब भी कभी देखो इंग्लिश में एक बढ़िया चीज बताता हूं आपको, जब भी कभी बुक वाले कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, हमेशा आप ये समझ लेना कि जहां पे भी रूल्स रेगुलेशंस की बात हो रही होगी, रूल्स और रेगुलेशंस की बात हो रही होगी, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर्स की तरफ जाना है। जब भी कभी बुक आ जाए, जैसे ही वॉज बुक्ड, इसका मतलब क्या है, उसको पकड़ लिया गया, रिमांड पे ले लिया गया। तो गो बाय द बुक का मतलब ही रूल्स और रेगुलेशंस वाले ऑप्शंस को छोड़ के बाकी सबको आप अपने आप बाहर निकाल सकते हो। तो टू बाय अ बुक ऑफ वन चॉइस बाहर हो गया, बी टू अंडरस्टैंड द बुक भी बाहर हो गया, टू फॉलो समवन हु रीड्स बुक ये भी बाहर हो गया। क्या बच रहा है, डी टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, है ना। तो व्हेन समबडी गोज बाय द बुक ही फॉलोज द रूल्स एग्जैक्टली, जैसे जैसे रूल्स बने हैं वैसे वैसे वो उनको फॉलो करता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है डबल टॉक। अब डबल टॉक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए इसको। डबल टॉक का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज में एम्बिग्यूटी लेके आ जाएं, यानी कि चीजों को दो तरीके से या दो तरफा सपोर्ट करने लग जाएं। जैसे मैं बोल रहा हूं भाई ए ऑप्शन बहुत बढ़िया है और बी ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है, अगर आप ए को करोगे तो 50% सक्सेसफुल हो सकते हो, बी को करोगे तो भी 50% सक्सेसफुल हो सकते हो। अब आप कंफ्यूज हो गए कि अभी तुम ए बताना चाह रहे हो कि बी बताना चाह रहे हो, हम कौन सा वाला लें। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो उसको डबल टॉक बोला जाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है इंटरफेयरिंग व्हाइल समवन इज टॉकिंग, बिल्कुल नहीं। बी कह रहा है स्पीकिंग विद डबल मीनिंग, ये भी नहीं होता है। सी कह रहा है स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रुथ, डेफिनेटली यही सही आंसर है। डी बोल रहा है टॉकिंग रिपीटेडली एंड अनोइंग पीपल, नहीं, दिस इज नॉट द थिंग। जब हम डबल टॉक करते हैं तो हम दो चीजों में इक्वली बात करके लोगों को कंफ्यूज करने का काम करते हैं, जिसके लिए हमारे पास में इंग्लिश का एक और वर्ड होता है जिसको हम इक्वानिमिटी भी बोलते हैं या फिर एम्बिग्विटी भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलो अगला 24वां क्वेश्चन पे बोलते हैं। एट समबडीज एल्बो।
अब किसी की एल्बो पे होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जैसे मान लो मैं ये चल रहा हूं और एकदम एल्बो पे है मेरे, मतलब मेरे जस्ट बगल में होगा, जब भी जरूरत पड़ेगी फटाक से मेरी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। जैसे आप देखो जब बूढ़े लोग चल रहे होते हैं तो हम लोग उनके एल्बो के पास होते हैं ना, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो when somebody is at somebody's elbow, इसका मतलब है वो हमेशा हेल्प करने के लिए या आपको एड करने के लिए तैयार बैठे हैं। इस तरीके से याद रखो इसको। तो बोल रहा है टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, बिल्कुल नहीं, ये बाहर हो जाएगा। बी ऑप्शन देखो, टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, डेफिनेटली यही सही ऑप्शन है। सी देखो टू बी केप्ट इन हाउस, गलत है। डी बोला टू मेक पीपल इंपॉर्टेंट, ये भी बाहर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, मदद करने के लिए किसी के पास में रहना। दिस इज टू एट समबडीज एल्बो। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यहां बोल रहा है ट्रीडिंग ऑन एक्शेल्स। ठीक है, अब ट्रीडिंग ऑन एक्शेल्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा, देखो जैसे एगशेल्स की बात है। अब एगशेल्स क्या चीजें हैं? जो अंडे के जो शेल्स हैं या छिलका है जो काफी ज्यादा डेलिकेट होता है, मतलब अगर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगा दे तो टूट जाएगा। मतलब बहुत डेलिकेटली इसको क्या करना पड़ेगा? इसको बहुत डेलिकेटली संभालना पड़ेगा। तो जब भी कोई चीज बहुत डेलिकेटली करे या बहुत केयरफुली करता है ना, जो बोल रहा है जो कर रहा है उसको बहुत डेलिकेटली बोले या बहुत ज्यादा सोच समझ कर बोले या करे, उसको बोलते हैं ट्रीडिंग ऑन एक्शेल्स। तो मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला बोल रहा है बेटा, पहला ऑप्शन है टेक केयर ऑफ एग्स टू सेव द लाइव्स ऑफ यंग चिक्स, बिल्कुल नहीं, ये तो एग्जैक्ट मीनिंग हो गया, तो हम इसको लेते नहीं है। बी बोल रहा है इंटेंडिंग टू ग्रो वेरी फास्ट, नहीं। सी बोल रहा है मेकिंग बेस्ट बेट्स इन वन स्ट्रेट, नहीं। डी बोला टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शंस, डेफिनेटली जब कोई बहुत ज्यादा सोच समझ के एक्शन करे या स्पीच दे उसको बोलते हैं ट्रीडिंग ऑन एक्शेल्स। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 26 एंड सी यहां पे क्या चैलेंज है। 26 नंबर क्वेश्चन हमें बोल रहा है एवरीवन एंड हिज ब्रदर। अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन एंड हिज ब्रदर। और देखो यहां पे बोल रहा है सब लोग और उसके भाई, मतलब यहां पे हमेशा क्राउड को बढ़ाने की बात की जा रही है या बहुत सारे लोग हैं ये दिखाने की बात करी जा रही है। तो देखते हैं एन इंडिविजुअल एंड ऑल हिज रिलेटिव्स, ये भी नहीं हो सकता। एन इंडिविजुअल एंड ऑल हिज रिलेटिव्स इज रॉन्ग। बी करेक्ट टू थिंक अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये बाहर है। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दिस इज करेक्ट। टू ट्रीट पीपल एज रिलेटिव्स, नॉट दिस इज आउट। तो यहां पे 26 किसके साथ में जा रहा है? बहुत सारे लोग। जब भी कभी ऐसा होगा हम एवरीवन एंड हिज ब्रदर के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे इसको। देखो थोड़ा सा ऑड सा इडियम है ये, ऐसा नहीं कि बहुत कॉमनली यूज होता है, तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा बेटा। चलिए नंबर 27 पे आते हैं, फीट ऑफ क्ले। अगर किसी का फीट ऑफ क्ले है इसका मतलब है क्या है बेटा? उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, अगर किसी का फीट ऑफ क्ले है मतलब उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे ही जरूरत पड़ेगी या जैसे ही मौका मिलेगा वो गलतियां सामने आ जाएंगी। मतलब अभी तक तो हिडन है लेकिन गलतियां सामने आ जाएंगी। इसको बोलते हैं फीट ऑफ क्ले। वेरी कॉमन ईडियम में से एक है ये। पहला है वेरी सॉफ्ट फीट, गलत। बी है डिफिकल्टी इन रनिंग, नो। स्लो इन एक्शंस भी गलत है। हिडन फॉल्ट्स ऑप्शन नंबर डी के साथ में चलेंगे, है ना। मतलब बहुत सारी गलतियां हैं, जब भी मौका मिलेगा वो सामने आ जाएंगी, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेंगी। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट चॉइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखो ध्यान से, फील द पिंच। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फील द पिंच? इसका मतलब होता है जब आप पिंच को फील करो। पिंच बहुत छोटी चीज होती है ना। तो पिंच का मतलब होता है एकदम से किसी चीज में प्रॉब्लम्स आ जाना, और ये भी स्पेसिफिकली जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ जाए बहुत सारी, तब उसको बोला जाता है फील द पिंच। तो जैसे यहां पे ऑप्शंस में बोल रहा है बीइंग हर्ट एंड वुंडेड बाय समवन, ये यहां पे गलत हो रहा है। Being hurt and wounded by someone, नहीं। To remain silent on injustice is wrong। C कह रहा है having financial problems all of a sudden, definitely यही होता है। Feeling disappointment नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखो, फील द पिंच का मतलब होता है जब भी आपको एकदम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएं, एकदम से आपको पैसों की या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एकदम से घेर ले, उसको बोलते हैं फील द पिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेदर्स फ्लाई। ठीक है, जब फेदर्स फ्लाई होने लगेंगे तो क्या होगा? देखो यहां पे दोनों क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर दे रहा हूं। ठीक है, सो 29 सेज द फेदर्स फ्लाई। अब इसका मतलब होता है बेटा जब भी हम क्या करते हैं, जब फेदर्स फ्लाई की बात करेंगे मतलब बात बात पे लड़ना झगड़ना स्टार्ट हो जाए, जैसे छोटी सी बात हो उस पर लड़ने लग जाए, उस पर वाद विवाद होना शुरू हो जाए, तब इसको बोला जाता है द फेदर्स फ्लाई। तो यहां पे पहला कह रहा है टू ऐड मोर सक्सेस टू वंस करियर, अब ये तो गलत हो जाएगा। बी बोल रहा है टू फाइट एंड आर्ग्यू अ लॉट, ये सही है। सी देखो टू लीड अ केयरफ्री लाइफ, बेकार। टू गेट इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप, ये तो एकदम ऑपोजिट हो गया। क्या बन रहा है? टू फाइट एंड आर्ग्यू अ लॉट। जब कोई लोग छोटी छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने लग जाएं, उसको बोलते हैं द फेदर्स फ्लाई। लास्ट है इडियम्स का अ फोरगॉन कंक्लूजन। फोरगॉन का मतलब क्या होता है और कंक्लूजन का मतलब तो आप मानते ही होंगे। तो इसके ऑप्शंस में हमारे पास में जनरस गिफ्ट, अ कंफ्यूजिंग आइडिया, एंड ऑब्वियस स्पेकुलेशन, या फिर
एन इनएविटेबल रिजल्ट। तो अ फोरगॉन कंक्लूजन का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको कभी भी जाने नहीं दिया जा सकता, मतलब जो आएगा ही आएगा, आप उसको टाल नहीं सकते, इसको बोलते हैं अ फोरगॉन कंक्लूजन, है ना, मतलब जो होना ही होना है, जो चीज को आप टाल नहीं सकते। और जनरस गिफ्ट बाहर है, कंफ्यूजिंग आइडिया भी नहीं, एंड ऑब्वियस स्पेक्यूलेशन इज आल्सो एन इनएविटेबल रिजल्ट। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, इसको इनएविटेबल बोलते हैं बेटा, ठीक है। सो 30 जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, देखते हैं इनमें क्या क्वेश्चंस के साथ में स्टार्टिंग हो रही है। सी ये है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। अब यहां पे देखो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होता है, दूसरा होता है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। फिलहाल यहां पे स्टार्टिंग हो रही है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस से, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको और देखते हैं कि यहां पे कौन से पहले डायरेक्शंस क्या हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहे हैं। डायरेक्शंस कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंटेंस parts of which have been jumbled. These parts have been labeled as P, Q, R and S. Given below each sentence are 4 sequences, namely A, B, C and D. You are required to rearrange the jumbled parts of the sentence and mark your response accordingly. आपको सिंपल सा एक काम करना है, हर एक सेंटेंस यहां पे क्या दिया हुआ है बेटा, हर एक सेंटेंस 4 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिखा हुआ है। आपको पढ़ना है इन सेंटेंसेस को और आप ये पाओगे पढ़ने के बाद में कि भाई तुम तो एकदम एग्जैक्टली मीनिंग दे नहीं रहे हो, जैसा मीनिंग चाहिए था वैसा तो आ ही नहीं रहा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस P, Q, R, S को शफल करना पड़ेगा, मतलब P को शायद यहां रखना है, S को शायद पहले रखना है, इस तरीके से शफल करेंगे और उसके बाद में आएगा हमारे पास में एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, ठीक है। ये काम हमें करना है। तो पहले यहां पे 3 क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, 2 ही क्वेश्चंस लेते हैं। चलो 31 और 32 को लेके चलते हैं। अब यहां पे देखो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के लिए, इस ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहां पे SRPQ नहीं दिया है, लेट्स कंसीडर नहीं दिया है SRPQ, और आपको लग रहा है कि ये आंसर सही है, तो बेटा आपने गलत अरेंजमेंट किया है, इनमें से आपको कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो 31st क्वेश्चन बोल रहा है एज सून एज द गवर्नमेंट वाज प्रेस्ड टू डू समथिंग फॉर द पुअर द सेशन कमेंस्ड, ठीक है। अब यहां पे कैसे जानेंगे कि हमको कैसे कौन सा स्टार्टिंग करना है, इसके बारे में देखते हैं। द गवर्नमेंट वाज प्रेस्ड टू डू, अब क्या चीज गवर्नमेंट को प्रेस किया गया था करने के लिए, ये नहीं मालूम है अभी फिलहाल। तो सेंटेंस अगर मैं क्यू से खत्म करना चाहूं तो ये बिल्कुल गलत है, यहां पे सेंटेंस क्यू से खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो क्यू क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट वाज प्रेस्ड टू डू समथिंग फॉर द पुअर। क्यू के साथ में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, क्यू के साथ में आर एक बढ़िया चीज बना रहा है, ठीक है। लेकिन क्यू के साथ में जो आर है वो सही कॉन्टेक्स्ट बना पा रहा है कि नहीं, ये चीज एक बार चेक कर लेते हैं। तो डू के बाद में क्या मैं एज सुन एज लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता, क्योंकि डू के बाद में क्या करना है ये लिखना चाहिए। क्या मैं क्यू के साथ में एस लगा सकता हूं, द गवर्नमेंट वाज प्रेस्ड टू डू द सेशन कमेंस्ड। अब यहां पे डू भी लिखा है, सेशन कमेंस्ड भी लिखा है, तो क्यू के साथ में एस भी नहीं चाहिए, मतलब एक पेयर तो मुझे मिल गया है। क्या है वो बेटा, क्यू के साथ में आर का पेयर मिल गया है। अब ये शुरू कर रहा है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन क्यू के साथ में आर मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लेट्स सी क्यू के साथ में आर कहां आ रहा है, इधर आ रहा है, क्यू के साथ में आर सी में आ रहा है और क्यू के साथ में आर यहां पे आ रहा है, मतलब एक ऑप्शन नंबर बी में यहां से हटा सकता हूं, एक ऑप्शन यहां से हट गया है। अब देखते हैं बाकी क्या चीज है। अब देखो S के साथ में P लिखा है, अब 3 ऑप्शन बच रहे हैं, एक हो रहा है Q से शुरू, एक हो रहा है P से और एक हो रहा है S से। तो चलो शुरू करके देख लेते हैं, पहले P से शुरू करते हैं। P के साथ में S है, as soon as the session commenced, ठीक है। P के साथ में S बोल रहा है as soon as the session commenced, फिर है यहां पे S, फिर है Q, The government was pressed to do something for the poor। अच्छा अरेंजमेंट है, सी वाला अरेंजमेंट अच्छा है। चलो पहला देखते हैं, QRSP, the government was pressed to, फिर आएगा Q, something for the poor, फिर आएगा S, the session commenced as soon as। गलत हो गया, ए ऑप्शन का मीनिंग नहीं है, तो ये वाला बाहर। अब पढ़ते हैं डी को, SQRP, देखो the session commenced, The government was pressed to do, S के साथ में Q लगाते ही घंटाधार हो गया। क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी बच रहा है यहाँ पे एज द करेक्ट चॉइस। क्लियर, 31 चला जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। देखिए, they do not come within my subject lightly esteemed by me, if I don't speak to them it is because and not because they are। देखो S यहां पे शुरुआत भी नहीं कर पाएगा, S शुरुआत नहीं करेगा क्योंकि and से है, तो ये बाहर हो गया, ठीक है। और S खत्म भी नहीं कर पाएगा, मतलब B वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया।
बिकॉज दे आर क्या है वो बताना पड़ेगा। तो एस खत्म नहीं कर पा रहा। देखो बेटा एलिमिनेशन से कई सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। अब यहां पे देखते हैं दोनों सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं आर से, एक है आर एस और एक है आरपी, दोनों को पढ़ना पड़ेगा, फिर देखेंगे कौन सा करेक्टली लॉजिक दे रहा है। पहले पढ़ते हैं आर एस को। देखो इफ आई डोंट स्पीक टू देम इट इज बिकॉज, आर के साथ में क्या है एस है, इट इज बिकॉज एंड नॉट बिकॉज, अरे आर के साथ में एस लगाते ही गलत हो रहा है ये, इट इज बिकॉज एंड नॉट बिकॉज कुछ नहीं है, आर के साथ में पी लगाते हैं। If I don't speak to them, it is because they do not come within my subject. अब ये सही है, आर के साथ में पी सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे और करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? चलो अगला 33rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नो मैग्नानिमस विक्टर द फॉर्च्यून ऑफ वॉर हैड, देखो फॉर्च्यून ऑफ वॉर हैड पुट इन हिज पावर सो क्रूअली वुड ट्रीट दोज हुम, ठीक है। अब यहां पे खत्म कौन से पॉइंट्स नहीं कर सकते ये तो हमें क्लियरली मालूम चल रहा है। देखो बेटा एस खत्म नहीं करेगा, यानी कि कौन सा वाला बाहर हो गया, एस खत्म नहीं करेगा तो ए बाहर हो गया और डी बाहर हो गया, क्योंकि हुम के बाद तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। एस खत्म नहीं कर रहा है, पुट इन हिज पावर सो क्रूअली। अब देखो यहाँ पे आर शुरुआत भी नहीं कर रहा है, तो आर शुरुआत जिसमें करा था वो बाहर है। अब हमारे पास है यहाँ पे पीएस और है एसक्यू, तो कौन सा वाला शुरुआत करेगा कौन सा नहीं करेगा इसको देख लेते हैं। एस अगर शुरुआत करे, वुड ट्रीट दोज, क्या वुड से शुरुआत हो सकती है सेंटेंस की? नहीं हो सकती है, तो सी बाहर हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज PSQR। देखो बेटा जब भी आपको एक ही सेंटेंस के अंदर कई सारे वर्ड्स को अरेंज करना पड़ता है, ये वाले कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है वो 6 सेंटेंसेस वाली जिसमें 4 को आपको शफल करना होता है, 2 फिक्स होते हैं, ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो इसमें हम एलिमिनेशन को फटाफट लगाएंगे और जल्दी जल्दी इनके आंसर्स को करने पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 5 और 6 अभी तो 2 ही आ पाएंगे। चलो कॉल इन क्वेश्चन 34 कह रहा है कॉल इन क्वेश्चन वॉट एवर एल्स वन में से ऑफ हिम नो वन डेयर हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। देखो नो वन डेयर क्या स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं स्टार्ट कर सकता है, मतलब आर यहां पे स्टार्टिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। नो वन डेयर के बाद में यहां पे खत्म भी नहीं कर पा रहा है, नो वन डेयर के बाद में ये खत्म भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आर से खत्म करने पे आगे मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मतलब एक ऑप्शन तो यहां से बाहर हो रहा है, कौन सा वाला? ए वाला ऑप्शन बाहर हो जा रहा है। अब देखते हैं यहां पे खत्म कौन सा वाला पॉइंट और कर सकता है। देखो बेटा ध्यान से समझो, वॉट एवर एल्स वन में से ऑफ हिम, अब हमको मिल रहा है हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। अब यहां पे स्टार्टिंग के लिए हमारे पास है एस, क्यू और पी। क्या कर सकते हैं? पी से क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? कॉल इन क्वेश्चन, किस चीज को? नहीं मालूम है, डी से शुरुआत नहीं करेंगे, फिलहाल एस और क्यू को रखते हैं अपने सस्पेक्ट में, अगर नहीं आंसर आएगा फिर आएंगे पी क्यू आर एस में। देखो पी क्यू आर एस तो एग्जैक्टली कोई सेंस नहीं दे रहा है, तो डी तो क्लियरली बाहर है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। देखिए यहां पे कौन सा वाला लॉजिक दे रहा है। देखो पहले एसपी से शुरुआत करते हैं, फिर क्यूआर से करेंगे। एसपी देखो, हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस कॉल इन क्वेश्चन, ठीक है। हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस कॉल इन क्वेश्चन की जगह कॉल्स इन क्वेश्चन होना चाहिए था, क्योंकि ऑनेस्टी ऑफ पर्पस एक बात है, तो एस के साथ में अगर आप पी लोगे इसका मतलब है ये काम गड़बड़ कर देगा। क्यू के साथ में आर देखते हैं बेटा, क्यू के साथ में आर, वॉट एवर एल्स वन में से ऑफ हिम, क्यू के साथ में आर, नो वन डेयर, नो वन डेयर, क्यू के साथ में आर, फिर पी, नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। बिल्कुल सही है, अभी हमने डेयर नॉट और नीड नॉट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हमें मालूम है क्यू आर पी एस को हम यहाँ पे सही मान सकते हैं, ठीक है। चलो सो नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन, यहां पे ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है, इसलिए डेयर कॉल इन क्वेश्चन, ठीक है। डेयर के बाद नॉट नहीं था, इसलिए हमने कॉल इन क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख दिया, टू कॉल इन क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऑप्शन नंबर सी यहां पे फिट हो जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन यहां पे लॉजिक नहीं दे पा रहा है। चलिए 35 पढ़ते हैं। हैज बिकम, पी स्टार्टिंग नहीं करेगा, ये बात क्लियर है, सी बाहर हो गया। एवर सिंस, अब देखो पी ना स्टार्टिंग करेगा ना पी खत्म कर सकता है, क्योंकि बिकम के बाद में क्या बन गए हैं ये भी नहीं मालूम है, तो यहां पे बी ऑप्शन भी बाहर हो जा रहा है। 2 ऑप्शंस यहां से ऐसे ही बाहर हो चुके, ठीक है। अब देखो यहां पे स्टार्टिंग के लिए हमारे पास में है क्यूएस और ये है क्यूपी, तो चलो क्यूएस पढ़ते हैं और क्यूपी पढ़ते हैं। पहले क्यू है, क्या बोल रहा है? एवर सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक बिगेन कैलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क। अब यहां पे क्यू के साथ में एस चल गया, क्यू के साथ में पी देखते हैं। एवर सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक बिगेन हैज बिकम, क्यू के साथ में पी, लॉजिकलेस, डी वाला बाहर, क्या बच रहा है? ए बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर चॉइस। देखो ये वाले क्वेश्चन कितना आसानी से एलिमिनेशन के थ्रू आपसे हो सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। देखो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस में सॉरी यहां पे 2 बार ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, 36 वाला देखते हैं।
अब यहां पे कह रहा है लेट 60s, ही स्टिल एंजॉयज विगरस, ही इज इन हिज। देखो आर शुरुआत कर सकता है लेकिन आर खत्म नहीं करेगा, यहां पे कोई खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ही स्टिल एंजॉयज विगरस, विगरस के बाद में क्या होगा ये पता होना चाहिए, इसलिए बी यहां पे खत्म नहीं कर सकता, सॉरी क्यू वाला खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है। हेल्थ, ऑल्दो के बाद में भी कोई चीज आनी चाहिए, नहीं तो ऑल्दो पे खत्म नहीं हो पाएगा, मतलब एस खत्म नहीं करेगा, तो 2 पॉइंट्स यहां से बाहर हो जा रहे हैं। क्या बच रहा है, क्यू एस आर पी। एक बार पढ़ के देखते हैं, ही स्टिल एंजॉयज विगरस हेल्थ ऑल्दो ही इज इन लेट 60s। परफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही आंसर मिल जाएगा। देखो एलिमिनेशन के थ्रू आप करोगे तो दिस सीम्स वेरी इजी। 37th वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Inviting as the retort of abuse, nothing is so easy and Q पे खत्म नहीं होगा, एक ऑप्शन बाहर हो गया, ठीक है, एक ऑप्शन बाहर हो गया, यहां पे Q पे खत्म नहीं कर सकते। अब आगे बात करते हैं एंड सार्काज्म, आर शुरुआत नहीं करेगा, चलो यही बात है। एंड एन अनप्रॉफिटेबल कॉन्टेस्ट, एस शुरू नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पे इज अ पैल्ट्री, इट इज अ पैल्ट्री, राइट। तो हमारे पास में है अभी शुरू करने के लिए क्यू आर है 2, क्यू पी है 1, तो क्यू आर देखते हैं क्या सेंस बना रहा है। नथिंग इज सो इजी एंड सार्काज्म, क्यू के साथ आर तो लॉजिक ही नहीं है, तो देखो क्यू आर वाले 2 ऑप्शन बाहर हो गए, बच रहा है हमारे पास में डी, क्यू पी आर एस। लेट्स रीड इट, नथिंग इज सो इजी एंड इनवाइटिंग एज अ रिटॉर्ट ऑफ अब्यूज, क्यू पी हो गया, फिर आर एंड सार्काज्म, बट इट इज अ पोल्ट्री एंड एन अनप्रॉफिटेबल कॉन्टेस्ट। बिल्कुल सही है, सो QPRS को हम करेक्ट आंसर की तरह ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं 38 नंबर वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इंट्रोड्यूसेस एंटीथेटिकल आइडियाज। इंट्रोड्यूसिंग, क्या इंट्रोड्यूसेस, क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है नहीं मालूम है, पी शुरुआत नहीं करेगा, ए ऑप्शन बाहर हो गया। अब देखो एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ एंड, क्यू खत्म नहीं कर सकता, यहां पे खत्म भी नहीं कर रहा है, ठीक है। पॉइंटेड सेइंग दैट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, दैट कॉजेज वन टू थिंक अफ्रेश, दैट मतलब एस शुरुआत नहीं कर सकता, सी वाला यहां पे बाहर हो रहा है। अब बच रहा है क्यू आर और क्यूपी, तो चलो देखते हैं क्यू आर सही हो सकता है या क्यूपी सही हो सकता है। पहले पढ़ेंगे क्यू आर को। देखो एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ एंड पॉइंटेड सेइंग दैट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, क्यू आर हो रहा है। क्यूपी देखते हैं, एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ एंड इंट्रोड्यूसेस एन एंटीथेटिकल आइडियाज, ठीक है, क्यूपी है, फिर आर है, आइडियाज पॉइंटेड सेइंग दैट फ्रीक्वेंटली दैट कॉजेज वन टू थिंक अफ्रेश, गलत हो गया। QRPS यहां पे, QPRS यहां पे गड़बड़ हो गया, Q के साथ में R तो चल रहा है, एंड पॉइंटेड, एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ एंड पॉइंटेड सेइंग दैट फ्रीक्वेंटली। Q के साथ में देखो P जब हमने लिखा इज अ ब्रीफ एंड इंट्रोड्यूसेस, तो Q के साथ में जब हमने P लिखा तो ये गड़बड़ हो रहा था, तो Q के साथ में P वाला पॉइंट, यानी कि Q के साथ में P वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पे गड़बड़ हो गया, एंड इंट्रोड्यूसेस एंटीथेटिकल आइडिया, ये गलत हो गया। क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी बच रहा है बेटा, तो डी को बाहर करते हुए बी पे चले जाएंगे, QRPS वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्क्रॉल कर देते हैं, दोनों क्वेश्चन एक साथ ही कर लेंगे। ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाय टू प्रिडिक्टेड एट वंस ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल फॉर्म, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर। अब देखो एस खत्म नहीं कर सकता, 2 पॉइंट्स एस पे खत्म हो रहे हैं, ये दोनों बाहर हो जाएंगे। 39 में दो ऑप्शंस बाहर हो गए। अब आरपी है और एसपी है, जो सही बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आरपी सही है या एसपी सही है। पहले देखते हैं आरपी, ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस, ठीक है, आरपी सही है। एसपी देखते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाय ट्रू। कॉन्ट्राडिक्टरी किस चीज से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है नहीं मालूम, एस पी हट जाएगा, आर पी एस क्यू यहां पे क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बेटा कॉन्ट्राडिक्ट जब कर रहा है यानी कि किसी चीज का उल्टा बता रहा है जब, तो पता होना चाहिए ना किस चीज से कॉन्ट्राडिक्ट करा जा रहा है। सिर्फ एक चीज कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ी कर सकती है, उसके लिए 2 चीजें होनी चाहिए जिसमें से एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। यही गलती है यहां पे, इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी से हम बात को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो 40th देखो, एंड मार्बल, पी शुरुआत नहीं करेगा, ये बात क्लियर हो गई है। यहां पे PQRS गलत हो गया, ठीक है। पीपल टॉक ऑफ मेमोरियल टू, क्यू यहां पे खत्म नहीं कर सकता, क्यू खत्म भी नहीं कर रहा, ठीक है। हिम इन स्टैच्यूज ऑफ ब्रोंज, आर शुरुआत नहीं करेगा, आर शुरुआत नहीं करेगा, तो डी यहां से बाहर हो जा रहा है। एंड बिली हिज मैसेज, अब देखो एस यहां पे शुरुआत नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यू आर से शुरुआत हो रही है, बात फिक्स हो गई है, तो चलो क्यू आर को देखते हैं। पीपल टॉक ऑफ मेमोरियल्स टू हिम इन स्टैच्यूज ऑफ ब्रॉन्ज, क्यू आर दोनों में है। अब एसपी है और पीएस है,
ठीक है, him in statues of bronze and marble, thus they mock him and believe his message. ठीक है, अब यहाँ पे statues of bronze and marbles पहले आएगा, है ना, S के बाद में P नहीं आ सकता, P के बाद में S आएगा, तो S के बाद में P नहीं आ सकता, ये चीज गलत हो गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा PS, यानी ऑप्शन नंबर C, QRPS यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, सो 40 चला जाएगा ऑप्शन नंबर C के साथ में बेटा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 41 की साइड बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। 41 में ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आ चुका है। अब देखो, अभी तक जिस चीज से भाग रहे थे, ये ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आ गया। सोचो अगर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस सबसे पहला क्वेश्चन आ जाए, अब तो काफी सारा दिमाग खाने के बाद फिर हमें आगे बढ़ने देगा। चलो खैर, 41वां क्वेश्चन करते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में बेटा ये कह रहा है, इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट्स ऑफ 6 सेंटेंसेस ऑफ अ पैसेज। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको 6 सेंटेंसेस दिए होते हैं। रिपोर्ट इसके साथ साथ में, डायरेक्शंस के साथ साथ में हम पढ़ते चलते हैं, क्वेश्चंस को समझते भी चलते हैं। देखो डायरेक्शंस में कह रहा है कि आपको यहाँ पे 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसमें एक S1 है। मैं डायरेक्शंस आपको पढ़ के दिखा देता हूं, फिर एक बार इसको प्रॉपर्ली समझा दूंगा। S1 एंड S6, द मिडिल 4 sentences in each have been jumbled up and labeled as P, Q, R and S. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your response accordingly on the answer sheet. सिंपल सा काम किया गया, ध्यान से समझिए। ये सेंटेंस नंबर 1 है, मतलब सबसे पहले सेंटेंस 1 से शुरुआत हो जाएगी। फिर ये सेंटेंस नंबर 6 है, मतलब लास्ट में या खत्म करने के लिए S6 आएगा। जैसे S1 ने शुरू किया, फिर S6 क्या करेगा बेटा, खत्म करेगा। बीच में PRQS या PQRS या SQRP या RSQP, ऐसे करके आपको ये 4 सेंटेंसेस को भरना है। 4 सेंटेंसेस इसमें से किस ऑर्डर में आएंगे ये आपको पता लगाना है, जो यहाँ पे PQRS के फॉर्म में लिखे हैं। अब ये कोई भी ऑर्डर नहीं हो सकते हैं, इनके लिए भी ऑर्डर आपको 4 में से ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, देखना है कि कौन से वाले के हिसाब से अगर हम सेलेक्ट करें तो इसका मीनिंग और इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सही निकल के आएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और करते हैं इसको आंसर करने की कोशिश बेटा। 41 क्वेश्चन में S1 कह रहा है, हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन आर आउटकम्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी और द इनएबिलिटी टू एक्सेस एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, हंगर और मैल न्यूट्रिशन जो होता है ये फूड इनसिक्योरिटी के आउटकम्स हैं और इनएबिलिटी टू एक्सेस एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, S6 कह रहा है, इट इज मोस्ट लाइकली दैट इंडिया इज गोइंग टू मिस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इन दिस रिगार्ड। अब S6 का फिलहाल अभी कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि S1 के साथ आपको चीजें कनेक्ट करनी है। ठीक है, अब यहां पे इन 2001 से 2003 एवरी 5th इंडियन वाज फाउंड टू बी अंडर नरिश्ड। द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द अंडर नरिश्ड through the 1990s was much lower in comparison to the decline in poverty headcount ratio. Hunger related poverty remains one of the major deprivations in India. In fact, the proportion of undernourished people remained stagnant at 21% in the second half of 1990s and the number actually increased. ठीक है, अब एक अगर हम कनेक्शन बनाने की बात करें तो बेटा दो सेंटेंसेस में यहाँ पे सेम कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। पहला सेंटेंस है या पहला जो बात है वो है Q में और फिर दूसरा बात है S में। तो 2 सेंटेंसेस में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाने की बात की जा रही है। किसमें किसमें, Q में और S में। तो इस चीज को अगर आप नोटिस करो तो 1990s का बात यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी 1990s का बात हो रहा है। ये 2 चीजें कनेक्ट हो गई और यहाँ पे 2001 से 2003 की बात हो रही थी। और अगर हम बात करें R में तो यहाँ पे फिलहाल कोई भी नहीं है, ये एकदम इंडिपेंडेंट है, ना ये किसी के साइड जा रहा है, ना तो 2001 की तरफ जा रहा है फिलहाल ये, ना 1990s की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इसका कनेक्शन बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे Q और S का एक कनेक्शन बन गया है। अब ये QS होना चाहिए या SQ होना चाहिए, इसको जरा सा देख लेते हैं। अब ये QS है कि SQ है, ये जरा सा मालूम करना पड़ेगा, फिर इस पेयर के बेसिस पे हम चीजों को एलिमिनेट करके थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि बेटा 1990s यहाँ पे दोनों में कॉमन हमें दिख रहा था। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे पहले Q फिर S या पहले S फिर Q। देखो, द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द अंडरनरिश्ड through the 1990s was much lower in comparison to the decline in poverty headcount ratio. ठीक है, in fact the proportion of undernourished, अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, the rate of decline in the proportion of the undernourished, ये बात यहां से शुरू हो रही है। फिर यहां पे क्या बोल रही है, in fact, हालांकि, बल्कि अगर आप बोलो द प्रोपोर्शन ऑफ अंडरनरिश्ड पीपल रिमेन्ड स्टैग्नेंट, जो यहां पे अंडरनरिश्ड प्रोपोर्शन था लोगों का वो
बहुत कम हुआ था, was much slower in comparison to decline in poverty head count ratio। ये बहुत ज्यादा स्लो था और ये कह रहा है कि इतना स्लो तो था ही और साथ ही साथ ये 21% पे स्टैग्नेंट था, मतलब फिक्स था, ये चेंज ही नहीं हो रहा था, 21% से कुछ बढ़ ही नहीं रहा था या घट ही नहीं रहा था। ये चीज यहां पे बताई जा रही है। तो पहले मुझे क्यू की बात करनी पड़ेगी, उसके बाद में एडिशनली यहां पे एस ने बोला हुआ है, तो क्यू एस का एक हमारे पास में पेयर बन के तैयार हो जा रहा है। अब क्यू एस को हम भैया यहां पे जरा खोजने की कोशिश करते हैं। देखो क्यू एस हमको मिलता है ऑप्शन नंबर ए में, ए को रखते हैं। क्यू एस फिलहाल यहां पे नहीं मिल रहा है तो बी को हटाते हैं। क्यू एस हमें यहां पे भी नहीं मिल रहा है बेटा, इसको भी हटाते हैं। क्यू एस हमें यहां पे भी नहीं मिल रहा है, इसको भी हटाते हैं। तो यहां पे फिलहाल 3 ऑप्शन हमारे बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी इसी तरीके से हम आंसर नहीं बता सकते, हमको एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ए बेटा? आरपी क्यू एस बोल रहा है। तो चलो आर से शुरुआत करते हैं और फिर पी, फिर क्यू, फिर एस पे बात करते हैं। देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 बोल रहा था, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन आर आउटकम्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी और द इनएबिलिटी टू एक्सेस एडिक्वेट फूड न्यूट्रिशन। यहां पे बात किस चीज की हो रही मेनली? हंगर एंड माल न्यूट्रिशन की। फिर यहां पे S1 के बाद में ये बोल रहा है, आर से शुरुआत अगर हम करें, सो दिस सेज हंगर रिलेटेड पॉवर्टी रिमेन्स वन ऑफ द मेजर डिप्रिवेशंस इन इंडिया। जो सबसे नीची चीजें हो सकती हैं, जो चीजें डिक्लाइन हुई हैं, उस केसेस में हंगर रिलेटेड जो पॉवर्टी है, इसको हम अभी भी सबसे टॉप पे रखते हैं। बात S1 में यही वाली से स्टार्ट हो रही है, तो यहां पे हंगर रिलेटेड पॉवर्टी भी इस तरीके से ही काम करेगी, राइट। सो इफ वी स्टार्ट दिस विद आर, अगर हम आर से स्टार्ट करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा S1 के बाद में आर, और फिर लगाएंगे हम पी कि 2001 से 2003 में हर 5th इंडियन वाज फाउंड टू बी अंडरनरिश्ड। 2001 से 2003 में देखें अगर, तो हर पांच में से एक आदमी क्या हो रहा है? अंडरनरिश्ड दिख रहा है, राइट। तो ये वाला डेटा यहां पे लिख के आया है। तो आर के साथ में हमने पी ले लिया। अब बात करेंगे हम क्यू की। तो क्यू बोल रहा है, द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द अंडरनरिश्ड थ्रू द 1990s वाज मच स्लोअर इन कंपैरिजन टू डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। अभी कह रहा है कि अब 1990 की बात करने लग गया। ये कह रहा है कि जो पॉवर्टी का हेड काउंट रेशियो है, उसके कंपैरिजन में जो अंडर नरिश्ड का रेशियो था वो 1990s में बहुत ज्यादा स्लो था, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में बात करने लगे। फिर एस वाले ने बोला है कि इनफैक्ट जो प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल है वो स्टैग्नेंट था 21% पे इन द सेकेंड हाफ ऑफ 1990s। मतलब आप समझ रहे हो 1990s के जो सेकेंड हाफ था, पूरे सालों भर ये पूरा क्या था? 10 साल तक पूरा वैसे ही था, 5 साल तक पूरा वैसे ही था। अब यहां पे बात कर रहे हैं द नंबर एक्चुअली इंक्रीज, और नंबर जो थे वो बढ़ गए 21% से, और ज्यादा बढ़ गया, वो कम नहीं हुआ। फिर यहां पे S6 कह रहा है, इट इज मोस्ट लाइकली दैट इंडिया इज गोइंग टू मिस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इन दिस रिगार्ड। और इस तरीके से क्या होगा? जब नंबर बढ़ गया तो जो गोल डेवलपमेंट है हमारा कि हम इस चीज को और कम कर देंगे, लेकिन यहां पे क्या ऑब्जर्व किया गया कि भैया ये 21% से और ज्यादा बढ़ जा रहा है, 22, 23, 24 ऐसे हो रहा है। तो जब ये होने लगेगा तो इंडिया क्या करेगा? मिस कर देगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इस तरह से। तो जब चीजें और ज्यादा खराब होने लगेंगी तो जो गोल हमने सेट किया है वो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है जो एस और क्यू वाले पॉइंट्स हैं, इसी के साथ में S6 को भी फिट होना पड़ेगा। तो हमारे पास में पहला हिंट जो निकला था बेटा, वो पहला हिंट क्या निकला था कि हमें क्यू के साथ में एस चाहिए, इसको हमने मैच कराया, तो ये एक ही पॉइंट में निकला जिससे हमने बी सी डी को हटा दिया। फिर लास्ट में एस वाला जो पॉइंट है, इसी के साथ में S6 चाहिए, ये बात भी हमें समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो बी में हो सकता था और डी में हो सकता था, लेकिन एस तो हो सकता था, बट आपको क्यू के साथ में ऐसे यहां मिला ही नहीं, इसलिए बी सी डी बाहर हो गए, बच रहा है ए। काफी लॉजिकल था, दैट्स व्हाई वील गो विद ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट चॉइस। एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है बेटा, एलिमिनेशन वाले मेथड्स को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि बाकी मेथड्स बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम कर लेंगे। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 42, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। 42 बोल रहा है, द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। IMD कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1975 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक बात है। These predictions have an effect on the Indian economy that believes that the economy of our country is not solely dependent on agriculture and the rains that feed it। ठीक है, अब प्रेडिक्शंस वगैरह की बात पहले शुरुआत में हुई होगी, जिसके कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बोला जा रहा है या एक्सप्रेस किया जा रहा है। अब देखते हैं IMD के लिए जब 1975 में एस्टैब्लिश हुआ तो इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या बातें जो यहां पे लिखी गई हैं। द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज परहैप्स आल्सो बर्डन्ड विद द मोस्ट क्रिटिकल फॉर्म ऑफ
सूथसेइंग दैट इज फोरकास्टिंग द मॉनसून। अब जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट था इसको और भी बर्डन कर दिया गया सबसे क्रिटिकल फॉर्म ऑफ सूथसेइंग से, दैट इज फोरकास्टिंग द मॉनसून। द क्रॉप यील्ड फॉर्मेशन यूनिट ऑफ द डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूजिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक्स। The IMD issued the first operational long-range forecast of seasonal southwest monsoon rainfall in India in 1986। ठीक है, अभी तक टाइम की बात यहाँ पे 1975 में हुई है, ये हुई है, और 1986 में हुई है। ठीक है, says देखो, it is the National Meteorological Service and the principal agency in all matters related to meteorology। ठीक, अब यहाँ पे सारी बातें ठीक है। 42 में जो S1 है उसमें एक टाइम स्पैन दिया है और R में एक टाइम स्पैन दिया है, दैट इज 1986, लेकिन काफी ज्यादा डिफरेंस है तो इसको कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर हम जब तक थोड़ा सा लॉजिकली नहीं सोचेंगे तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस हिसाब से ये चीज कनेक्ट की जाती है। अब अगर हम स्टार्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कौन सा वाला स्टार्ट कर सकता है, इस चीज पे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा क्योंकि इतना इजीली आएगा नहीं। देखो बेटा, अगर हम बात करें कि ये देखो जरा यहाँ पे ये बोल दिया द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज परहैप्स, जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये मतलब जो IMD है इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, मतलब P वाला जो है। अब R बोल रहा है द IMD, अब द IMD का मतलब है ये चीज इसी को रेफर कर रहा है, ये वाले S1 को। अब कई सारे रिलेशंस यहां से निकल के हमारे पास में आ रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा और बाद में कौन सा, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बोलना पड़ेगा। देखो अब यहां पे जो बात कर रहा है, देखिए जरा ध्यान से, ये बोला द क्रॉप यील्ड फॉर्मेशन यूनिट of the department has developed statistical models using correlation and regression techniques. The IMD issued first operational long range forecast of seasonal southwest monsoon rainfall in India in 1986. ठीक है, इट इज द नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस एंड द प्रिंसिपल एजेंसी इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी। अब ये जो इट इज बता रहा है ये किसके बारे में बात कर रहा है, जो IMD है इसी के बारे में बात कर रहा है। तो बाकी जो फंक्शनिंग बताई जा रही है कि भैया ऐसा कर दिया कि फर्स्ट ऑपरेशनल लॉन्ग बताया, क्रॉप यील्डिंग फॉर्मेशन बताया, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बताता है, उसको बहुत सारा बर्डन है, ये सारी चीजें कब बताई जाएंगी, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया होगा कि वो क्या है। IMD को कब फॉर्म किया गया, 1975 में। क्या है वो, इट इज द नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस एंड द प्रिंसिपल एजेंसी इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी। अब ये बात इसको इंट्रोड्यूस कर रही है। तो S1 के साथ में अगर मैं S रखता हूं, S1 के साथ में अगर मैं S रखता हूं, तो चलिए देखते हैं इसके आगे आगे क्या चीजें कनेक्ट हो पाती हैं। S के हमारे पास में 2 पॉइंट्स है बेटा, एक B है और एक C है। फिलहाल अभी A और D को बाहर निकाल रहे हैं। वी हैव SR एंड वी हैव SQ। लेट्स कंसीडर SR, फिर देखेंगे SQ क्या कह रहा है। द IMD इशूड द फर्स्ट ऑपरेशनल लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ऑफ सीजनल साउथ वेस्ट मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया इन 1986। ठीक है, अब SR हो गया, SQ देखते हैं। The crop yield formation unit of the department has developed statistical models using correlation and regression techniques। अब ये जो डिपार्टमेंट इसने कैसे कैसे क्या क्या काम किया है वो बात अभी तो ठीक है, लेकिन R की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एस्टैब्लिश इसको कर दिया गया था 1975 में, लेकिन पहला जो ऑपरेशनल लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इसने किया वो कब किया था, 1986 में किया था। उसके बाद अब क्या क्या हो रहा है वो बातें रखी जानी चाहिए। तो S के साथ में Q यहां पे कम लॉजिकल है, S के साथ में R को रखना ज्यादा लॉजिकल है। ठीक है, देखो पहले हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि कब बना था, उसके बाद में इंट्रोड्यूस कर दिया, ये वाला पॉइंट है S। उसके बाद में R बोल रहा है कि सबसे पहली बार इन्होंने कब किया था, देखो इंट्रोड्यूस हुआ है 1975 में, लेकिन पहला फोरकास्ट कब किया, 1986 में। तो ये पे यहां पे क्या कह रहा है, 1986 में पहला फोरकास्ट किया। उसके बाद में क्रॉप यील्डिंग फॉर्मेशन वगैरह जो भी है सारे तामझाम हम रख देंगे। सो S R हो गया है, फिर Q आएगा, देन लास्ट में P आ जाएगा। सो Q एंड P क्या बच रहा है, SRQP, यानी ऑप्शन नंबर B के साथ जाएंगे तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है लेट्स पोज इट 2 क्वेश्चंस। 1 व्हाट एल्स आर पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, कह रहा है कि 2 क्वेश्चंस पे बात करते हैं, 2 क्वेश्चंस को दागते हैं जिसपे हम मतलब थोड़ा सा कंसिडर कराना चाहते हैं। So let's pose it 2 questions। पहला, what ails our parliamentary system? क्या चीज हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम को एल करता है ना, बीमार करता है या खराब करता है, इस बारे में पूछ रहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो किस तरीके से खराब है। टू सर्च फॉर एन आंसर वी बिगिन विद रुडोल्फ्स ऑब्जर्वेशन that the parliamentary life has deteriorated in India। 2 how democratic is our democracy। अब यार एक चीज अगर आप देखो तो ये बड़ा आसान हो जाता है, इसको कौन सी चीज आसान बनाती है, ये चीज देखो, यहां पे
पहला क्या लिखा गया है, देखो पहला बोला कि लेट्स पोज इट टू क्वेश्चंस, वन व्हाट एल्स आर पार्लियामेंट्री सिस्टम, पहला क्वेश्चन ये हो गया। तो इसके बाद में अल्टीमेटली मेरे को दूसरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, टू हाउ डेमोक्रेटिक इज आर डेमोक्रेसी। तो यहां पे क्यू से स्टार्टिंग हो जाएगी, लेकिन क्यू के लिए हमारे पास में 2 पॉइंट्स है बेटा, ए भी है और डी भी है। सही कौन सा होगा उसके लिए हमको क्यू आर या क्यू पी को चेक करना पड़ेगा। लेट्स चेक क्यू आर पहले। For a system to survive, grow and prosper, it needs to be supported by a democratic political culture. क्यों ये हो गया? B कह रहा to search for an answer. We begin with Rudolph's observation that the parliamentary life has deteriorated in India. S के साथ में, Q के साथ में बेटा जो R है, इसने सीधा सीधा यहाँ पे बता दिया कि कैसे कैसे क्या काम होता है। फिर P बोल रहा है कि अगर हमें इसका आंसर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रुडोल्फ हिटलर का जो ऑब्जर्वेशन था पार्लियामेंट्री लाइफ का, उसके हिसाब से इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसे कैसे खराब हुआ, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी कि आंसर आएगा कैसे, फिर उस पॉइंट पे हम जाएंगे। यानी कि आर क्यू के साथ में जो आर है ये थोड़ा सा कम प्रेफरेंस लेगा, तो क्यू आर वाले को हटाएंगे, क्यू पी आर एस को हमें लेना पड़ेगा। लेट्स रीड क्यू पी आर एस एंड सी की ये सही अरेंजमेंट दे रहा है या ये भी गलत कर रहा है बेटा। तो डी ऑप्शन यहां पे होना चाहिए, बट लेट्स रीड आर क्यू पी आर एस। देखो ध्यान से एक बार QPRS को एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए ध्यान से। लेट्स पोज इट 2 क्वेश्चंस, वन व्हाट एल्स आर पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर आएगा Q, 2 हाउ डेमोक्रेटिक इज आर डेमोक्रेसी, Q आ गया, फिर P आएगा, टू सर्च फॉर एन आंसर वी बिगिन विद रोल्स ऑब्जर्वेशन दैट द पार्लियामेंट्री लाइफ हैज डिटीरियोरेटेड इन इंडिया, QP हो गया। फिर आता है R, For a system to survive, grow and prosper, it needs to be supported by a democratic political culture. R हो गया। फिर S, there is an organic connectivity between a parliamentary system and parliamentary democracy. फिर S6 कह रहा है, given the current political scenario, it appears that India has yet to develop a strong parliamentary culture. इस तरीके से ये आंसर आगे आगे कनेक्ट होता चला जाएगा और हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ पे बेटा, जो करेक्ट आंसर हमें दे देगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां पे चला आएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, दैट इज क्यू पी आर और एस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 44 कह रहा है, पीपल ऑफ एवरी कंट्री थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्व्स एंड कंसिडर देयर कंट्री द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट। ये बात तो सही है यार, हर देश के लोग अपने देश को सबसे सुपीरियर मानते हैं कि भैया हमारा देश सबसे ऊपर है, बाकी सारे देश छोटे मोटे हैं, या बाकी सारे देश हमसे कम इंफीरियर है, हमारा देश सबसे सुपीरियर है। हर देश के लोग यही मानते हैं, बात एकदम सही है। चलो S6 देखते हैं। वी शुड एक्सेप्ट वट एवर गुड वी मे फाइंड इन अदर कंट्रीज। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो भी चीजें हम बाकी कंट्रीज में अच्छा देखते हैं या बढ़िया देखते हैं, उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो P बोल रहा है एंड डिस्कार्ड व्हाट इज बैड। पीपल ऑफ एवरी कंट्री थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्व्स एंड कंसीडर देयर कंट्री द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट। अब यहां पे अगर आप एक चीज देखो तो P वाले पॉइंट ने बहुत मस्त चीज बोली है, एंड डिस्कार्ड व्हाट इज बैड। हम उस चीज को डिस्कार्ड कर देते हैं जो चीज बुरी है, यानी कि P के पहले एक ऐसी बात करनी चाहिए जो ये बोल रहा हो कि हम एक्सेप्ट करते हैं जो चीज अच्छी होती है उसको। तो P के साथ में क्या आना चाहिए, इस चीज को अगर हम समझ ले तो फिर आंसर आ जाएगा। बट उसके पहले सारे पॉइंट्स को बेटा जरा बढ़िया से हम पढ़ लेते हैं। देखो, नो कंट्री कैन बी एब्सोल्युटली गुड जस्ट एज नो मैन कैन बी थॉरली गुड। वन मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी टू डिसर्न द गुड फ्रॉम द बैड। वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड। अब देखो यहां पे क्या समझ आ गया है, एंड डिस्कार्ड व्हाट इज बैड से क्या समझ में आ गया है कि S आना चाहिए P से पहले, तो S आ गया है P से पहले और फिर आ गया है P, यानी SP का हमें एक अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। तो SP का हमें एक पेयर चाहिए। अब SP को चलो ढूंढते हैं किधर किधर है। देखो SP यहां नहीं है तो A बाहर हो गया, SP यहां है ये हो सकता है, SP यहां पे भी है ये भी हो सकता है, यहां पे भी SP नहीं है तो ये बाहर। 4 ऑप्शंस में से 2 तो बेटा बाहर हो चुके हैं। अब देखो यहां पे SPQR हो सकता है या QRSP हो सकता है। ठीक है, सिर्फ शफल ही किया हुआ है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में बात हो क्या रही थी, तो उसको हमें देखना पड़ेगा बेटा। बात स्टार्टिंग हो रही थी, पीपल ऑफ एवरी कंट्री थिंक देयर वेरी हाईली ऑफ देमसेल्व्स एंड कंसिडर देयर कंट्री द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या लगा सकते हैं, QPRS लगा सकते हैं। सॉरी, हमने कौन से एलिमिनेट कर दिए थे, हमने देखा कि SP है, यानी कि एलिमिनेट कौन सा हुआ है, SP कहां पे नहीं आ रहा है, देखो A में नहीं आ रहा है और कहां नहीं आ रहा है, D में नहीं आ रहा है। अब हमें देखना है SP और QR। देखो S देखते हैं, वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड, उसके बाद में बोल रहा है एंड डिस्कार्ड व्हाट इज बैड। ठीक है, फिर आता है Q बोल रहा है वन मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी टू डिसर्न द गुड फ्रॉम द बैड। फिर आता है Q के बाद में फिर आएगा R, सॉरी पहले Q आएगा, नो कंट्री कैन बी एब्सोल्युटली गुड जस्ट एज नो मैन कैन बी थॉरली गुड। फिर वन मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी टू डिसर्न द गुड फ्रॉम द बैड। ठीक है,
चलो अब उसके बाद में आया जाएगा S6, वी शुड एक्सेप्ट व्हाटएवर गुड वे वी फाइंड ऑन अदर कंट्रीज। अब यहां पे देखो क्या चीज गड़बड़ क्या हो गई है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा, आंसर बिल्कुल बढ़िया से आ जाएगा। देखो S6 कह रहा है वी शुड एक्सेप्ट व्हाटएवर गुड वे में फाइंड इन अदर कंट्रीज, जो भी हमको बढ़िया चीज मिल रही है दूसरी कंट्रीज में वो हमें रख लेना चाहिए। इसका मतलब है हमें अच्छी चीजें रख लेना चाहिए और बैड चीजों को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये वाला पॉइंट इसके जस्ट पहले आना चाहिए। मतलब क्या हो गया बेटा, इसके पहले SP को मुझे रखना पड़ेगा, तो SP और S6 ये एक ऑर्डर बनना चाहिए। तो SP लास्ट में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर C पे जाएंगे, B बाहर हो जाएगा क्योंकि SP स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो QR के साथ में S6 कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और A और D तो पहले ही बाहर हो गए थे, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। देखो यहां पे पॉवर्टी इज रॉन्गली कंसिडर्ड एन इविल, पॉवर्टी को जबरदस्ती का या गलती से इविल मान लिया गया है, मतलब बहुत बुरी चीज है, बहुत खराब चीज है, बहुत बेकार चीज है, ये ऐसा मान लिया गया है। तो S1 कह रहा है पॉवर्टी इज रॉन्गली कंसिडर्ड एन इविल, गलती से इसको मान लिया गया है, ऐसा है नहीं कि ये इविल है। अब कैसे बात करेंगे, चलो आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रेट मैन ऑन अर्थ आर दोज हु हैव स्प्रंग फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द पुअर। ज्यादातर जो ग्रेट मैन हैं अर्थ पे, वो लोग कहां से उठ के आए हैं, बहुत ज्यादा गरीबी से वो लोग उठ के आए हुए हैं, है ना, या बहुत ज्यादा पुअर रैंक से वो लोग उठ के आए हुए हैं। द होम ऑफ पॉवर्टी फ्री फ्रॉम केयर एंड सोशल एनवी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लव एंड यूनिटी अमंग इट्स मेंबर्स। जो घर होता है पॉवर्टी या गरीबी का, वो केयर और सोशल एनवी से बिल्कुल अलग होता है ना, फ्री होता है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय लव एंड यूनिटी अमंग इट्स मेंबर्स, और सब आपस में बहुत मिलजुल के बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। R says the children of rich men are not so fortunate as those of poor men. S बोल रहा है the poor lead a happier life than the rich. अब यहाँ पे पूरा प्रॉपर कंपैरिजन हो रहा है कि कौन अच्छी लाइफ जीता है, कौन बुरी लाइफ जीता है, किसकी लाइफ में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, ये सारे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट होते जा रहे हैं। चलो ठीक है, यहां पे कह रहा है पॉवर्टी इज रॉन्गली कंसिडर्ड एन इविल। ठीक है, अब इस बात को झूठ कहने के लिए हमें कोई बात लगानी पड़ेगी या फिर इस चीज को हम प्रूव कर दें। देखिए यहां पे तो कनेक्शन अगर हम बनाने की बात करें तो कौन सा वाला कनेक्शन बना सकता है, जरा ध्यान से समझेंगे। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें कि यहां पे अगर हम बोले कि कनेक्शन हमें बनाना है तो किसी एक चीज से कनेक्शन को बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। S बोल रहा है द पुअर लीड अ हैप्पियर लाइफ देन द रिच। R बोल रहा है द चिल्ड्रन ऑफ रिच मैन आर नॉट एज फॉर्चुनेट एज दोज ऑफ पुअर मैन। अब अगर हम R और S का कनेक्शन बनाने की कोशिश करें तो किस तरीके से बन सकता है बेटा, R पहले आ सकता है या S पहले आ सकता है। देखो ध्यान से, जो पुअर लोग होते हैं, जो पुअर लीड अ हैप्पियर लाइफ देन द रिच, जो पुअर लोग होते हैं वो अच्छी लाइफ जीते हैं रिच वालों से, ठीक है। और फिर बात करेंगे चिल्ड्रन ऑफ रिच। सबसे पहले हमने बात किया जनरलाइज, जो रिच जो पुअर लोग हैं, और उसके बाद में फिर उनके जो बच्चे हैं वो और उतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं जितने पुअर लोग के होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया है किस चीज की, हमने सबसे पहले बात की थी लोगों की, उसके बाद में उनके बच्चे उनकी फैमिली की बात हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। सो इसका मतलब यह है कि पहले मुझे S रखना पड़ेगा, फिर मुझे रखना पड़ेगा R। तो S और R यहां पे फिक्स हो गया, ठीक। अब SR को हमें अगर फिक्स करना है तो SR देखते हैं किसमें आ रहा है। देखो A में SR तो नहीं आ रहा है, A को हटा रहे हैं, SR इसमें आ रहा है, SR इधर नहीं आ रहा, इसमें भी SR नहीं आ रहा है यार, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो SR QP को पढ़ के देखते हैं एक बार। S के बाद में R पढ़ लिया, फिर Q पढ़ते हैं। होम ऑफ पॉवर्टी फ्री फ्रॉम केयर एंड सोशल एनवी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लव एंड यूनिटी अमंग इट्स मेंबर्स। अब देखो चिल्ड्रन की बात करते करते फिर यहाँ पे आ गए कि जो घर होता है पॉवर्टी गरीबी का, उसमें केयर और सोशल एनवी नहीं होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय लव एंड यूनिटी अमंग इट्स मेंबर्स वाली बात हो जाती है। फिर P बोल रहा है मोस्ट ऑफ द ग्रेट मैन ऑन अर्थ आर दोज हु हैव स्प्रंग फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द पुअर। और फिर लास्ट में आएगा टू अबॉलिश पॉवर्टी वुड बी डिस्ट्रॉयड सोशल soil upon which mankind produces virtues conducive to higher civilizations। बिल्कुल, तो जो महान लोग आए हैं अर्थ पे हमेशा वो रैंक्स ऑफ द पुअर से ही आए हैं, और इसी तरीके से जो गरीबी को मिटाना है would be to destroy the soil upon which mankind produces the virtues conducive to higher civilization। इस तरीके से चीजें प्रॉपर्ली स्मूथ चलती चली जाएंगी। So SRQP is the only option that gives logic here। इसलिए बाकी किसी में जाके जबरदस्ती कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने किया कैसे, हमने सीधा सीधा S के साथ में R का एक पेयर बना लिया, उसके आगे हम फिर चले गए आगे ढूंढने की कौन से वाले ऑप्शंस में ये चीज नहीं है। देन हमें ये चीज मिली कि S के साथ में R के अलावा बाकी और SR यहां पे A, C और D में था ही नहीं, तो हमने देख लिया कि B वाले में ही भैया सिर्फ एक मिल रहा है। तो SRQP को हमने पकड़ा, इसको अरेंज करके देखा, लॉजिक दे रहा था, सो हमने बाकी किसी ऑप्शन में ध्यान नहीं दिया, जस्ट बिकॉज एग्जैक्टली हमें ऑलरेडी चीजें मिल चुकी हैं, ठीक है। चलो
तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में, इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज द ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। बहुत फेमस कहावत है, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रुथ इन दिस प्रोवर्ब। सिर्फ खेलना, सारा काम और कोई भी खेल नहीं खेलना, ये जैक को सिर्फ डल बॉय बनाएगा, मतलब एकदम बेकार लड़का बनाएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रुथ इन दिस प्रोवर्ब। इस कहावत में बहुत सारी सच्चाई है। चलिए देखते हैं किस तरीके से सच्चाई को हम कनेक्ट कर सकते हैं। देन दे कैन गो बैक टू देयर बुक्स रिफ्रेश्ड। अच्छा ठीक है, गेम्स प्रोवाइड द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इन स्कूल्स unless pupils enjoy the some sort of recreation। देखो pupils का मतलब होता है students, enjoy some sort of recreation they become dull and their reading suffers as consequence। pupils should play for an hour or two, pupils should play for an hour or two। ठीक है, लोगों को या जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको 1 घंटा या कम से कम 2 घंटे खेलना ही चाहिए। ये बात एकदम क्लियरली हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अब यहां पे हम अगर बात करें कि हमें कनेक्ट किस वाले से कौन सा वाला करना है, तब हम किस चीज पे बात कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अब यहां पे बोल रहा है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रुथ इन दिस प्रोवर्ब। इस बात में बहुत ज्यादा कहावत है। ठीक, अब यहां पे इस चीज को अगर हम प्रूव करने की कोशिश करें तो देखो यहां पे देन दे पी स्टार्टिंग नहीं कर पाएगा। क्यों बोल रहा है गेम्स प्रोवाइड द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इन स्कूल्स। अब यहां पे गेम्स के स्पेसिफिक में बात करने लगे कि रिक्रिएशन स्कूल्स में क्या करता है, लेकिन S1 के कॉन्टेक्स्ट की बात अभी भी नहीं हो रही है। आर बोल रहा है जब तक लोग खेलेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, रिक्रिएशन में नहीं एंजॉय करेंगे, तब तक वो डल ही बने रहेंगे और रीडिंग सफर्स एज अ कॉन्सिक्वेंस, है ना। मतलब यहां पे डल वाली बात हो रही है और ये कह रहा था कि डल बनता जाएगा और यहां पे ये डल बन जाएगा, यानी कि पढ़ाई भी उसकी सफर करती रहेगी। सो S1 ने जो बात बोली है, आर ने इसको क्या किया है, कंटिन्यू किया है। ये बात तो ठीक है। अब आर के साथ में और क्या जोड़ सकते हैं, देखो फिर यहां पे क्या बोल रहा है, दे बिकम डल एंड देयर रीडिंग सफर्स अ कॉन्सिक्वेंस। अब ये कह रहा है कि जब तक लोग कुछ रिक्रिएशन एंजॉय नहीं करेंगे तब तक वो क्या होते जाएंगे, एकदम डल बनते जाएंगे। आर के साथ में अगर मैं क्यू को जोड़ूं, ये कह रहा है गेम्स प्रोवाइड द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इन स्कूल्स। अब कोई तरह का रिक्रिएशन उनको करना है, ठीक है। अब इसी चीज को कोई भी तरह का रिक्रिएशन करना है। अब क्यों बोल रहा है कि गेम्स जो होते हैं वो बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन देते हैं स्कूल्स में, तो आर के साथ में तो क्यों ही चाहिए। देखो आर बोल रहा है कुछ रिक्रिएशन करना है, क्यों बोल रहा है कि भैया हम दे रहे हैं सबसे बढ़िया रिक्रिएशन, गेम्स दे रहे हैं सबसे बढ़िया रिक्रिएशन, तो आर के साथ में क्यू का एक पेयर बन जाता है। साथ ही साथ S1 के साथ में आर भी फिट हो रहा था, तो हम आर के साथ में क्यू का एक पेयर बनाते हैं, भले स्टार्टिंग में आए चाहे ना आए, लेकिन आर के साथ में क्यू का पेयर बनाते हैं। देखो आर क्यू का पेयर यहां पे है, ये क्यू आर है, उल्टा हो गया, बी बाहर है, आर के साथ में क्यू यहां पे भी नहीं आ पा रहा है और इधर भी नहीं आ रहा है, तो एक तो बाहर, 3 तो बाहर हो गए, एक ही बच रहा है आर क्यू एस पी। चलो एस पी पढ़ के देखते हैं। पीपल शुड प्ले फॉर एन आवर और 2। अब यहां पे क्या बोल दिया कि गेम सबसे अच्छा रिक्रिएशन दे रहे हैं और ये कह रहा है कि बच्चों को इसीलिए खेलना चाहिए, 1 या 2 घंटे खेलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, देन दे कैन गो बैक टू देयर बुक्स रिफ्रेश्ड। खेलने के बाद ही वो जा सकते हैं अपनी किताबों पे एकदम रिफ्रेश। तो एस के साथ में पी चाहिए, ये बात भी फिक्स है। एस के साथ में पी यहां पे आ रहा है, एस के साथ में पी यहां नहीं आ रहा था, एस के साथ में पी यहां पे भी नहीं आ रहा है और यहां पे भी एस के साथ में पी नहीं आ रहा है। तो देखो बेटा 2-2 कॉन्टेक्स्ट से ये सारे तीनों बाहर हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इकलौता ऑप्शन बच रहा है जिसके साथ में हमें लॉजिक थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने को मिल रहा है, ठीक है। सो वील गो विद ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे बढ़ते हैं। 47 देखिए, समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विद समथिंग irksome और अनप्लेजेंट। कुछ ऐसी चीजों के साथ में हमें कभी कभार गुजारा करना पड़ता है या कुछ ऐसी चीजों को हमें झेलना पड़ता है जो हमें गुस्सा दिला रही हैं या जिससे गुस्सा आ रही है बट स्टिल झेलना पड़ जाता है, ठीक है। यहां पे कोई अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा है गेस। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शन। यहां पे पहले PQRS को पढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान से, सपोज वी शिफ्ट इनटू अ हाउस नियर अ फैक्ट्री विच कीप्स गोइंग ऑल डे। मान लो हम एक घर के पास शिफ्ट हो, एक घर में शिफ्ट हुए जो फैक्ट्री के पास है, जो दिन भर चलती रहती है। As time goes by, we will able to adapt ourselves to it so that it becomes a part of our life. Thus, we can get used to anything. At first, the noise of the machinery makes it impossible for us to sleep at night. अब देखो यहाँ पे इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी है, वो रेलवे ट्रैक के पास रहता है, ठीक है। रेलवे कॉलोनीज होती हैं और भी बहुत सारी जगह होती है जो रेलवे के आसपास होती हैं। अब वहां पे सबसे पहले इन्होंने अपना घर बनाया भैया, तो ये क्या होगा, रेलवे यहाँ पे जैसे ही ट्रेन निकलेगी, इनको दिन रात ऐसे लगेगा भैया ट्रेन ही निकल रही है, हॉर्न नहीं बज रहा है, तो ये लगभग महीना भर तो सो ही नहीं पाएंगे। उसके अलावा फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उनको आदत पड़ जाएगी, उनको मालूम रहेगा कि अभी सो रहे हैं, ट्रेन आएगी, हॉर्न बजेगा, ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, उनके लिए कॉमन हो जाएंगी। वैसे ही यहां पे सेम चीज कह रहा है कि समटाइम्स यू हैव टू पुट अप विद समथिंग irksome और अनप्लेजेंट। देखो यहां पे क्या हो रहा है,
At first the noise of the machinery makes it impossible for us to sleep at night. अब यहाँ पे एक कंडीशन बोली, सपोज वी शिफ्ट इनटू अ हाउस नियर द फैक्ट्री व्हिच कीप्स गोइंग ऑल डे. अब यहाँ पे P होगा, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एज टाइम गोज बाय एट फर्स्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले एट फर्स्ट आना चाहिए. P के साथ में हम लेंगे S. सबसे पहले क्या हो रहा है, पहले तो नॉइज ऑफ मशीनरी हमें रात को सोने नहीं देगी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा सबसे पहले. उसके बाद में फिर क्या कह रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा भैया क्या हो जाएगा, हम उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे. फिर कौन सा पॉइंट आ रहा है, Q आ रहा है. उसके साथ में फिर आ रहा है R, thus we can get used to anything. इस तरीके से हम किसी भी चीज से यूज हो जाते हैं. फिर क्या आ रहा है, PSQ के बाद में फिर लास्ट में R आएगा और फिर आएगा S6. से कह रहा है but we find ourselves getting accustomed to it in due course of time. लेकिन हम अपने आप को काफी टाइम के बाद में उस चीज के साथ में accustomed समझ लेते हैं. So PSQR होना चाहिए यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन चॉइस. देखो PSQR यहाँ पे हमने देखा था, PSQR ही तो था. ओके PSQR, PSQR यहां पे दिख नहीं रहा यार कहीं पे भी. ऑल राइट, सो यहां पे जो Q है, देखो PSQR हमने अभी अरेंजमेंट बनाया यहां पे, लेकिन बात यह है कि यार यहां पे PSQR हमें मिला नहीं, तो हटाते हैं इसको, PSQR को हटाते हैं और देखते हैं कौन सा वाला लॉजिक दे सकता है. अगर हम देखें जनरल की बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल पॉइंट्स कौन सा है यहाँ पे, एज टाइम वी आर एबल टू अडैप्ट आवरसेल्व्स इट बिकम्स पार्ट ऑफ लाइफ. यहाँ पे ये कोई ऐसा लॉजिक है, ये जो पॉइंट है ये जनरल है, अभी ये किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है. सपोज यू शिफ्ट इनटू अ हाउस नियर अ फैक्ट्री व्हिच कीप्स गोइंग ऑल डे, ये हो गया, P हो गया. एट फर्स्ट द नॉइज ऑफ द मशीनरी, अब P के साथ में S चाहिए, ये चीज तो फिक्स है. P के साथ में S चाहिए, ये फिक्स हो गया. अब फिर यहाँ पे 10 वी कैन गेट यूज्ड टू एनीथिंग, ठीक है. फिर उसके बाद में R हो सकता है. एज टाइम गोज बाय वी आर एबल टू अडैप्ट आवरसेल्व्स टू इट एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक. P के साथ में S हमें एक कनेक्शन बन गया, बाकी ये वाला पॉइंट भी जनरल है और Q वाला पॉइंट भी जनरल है. तो P के साथ में S एक फिक्स कनेक्शन मिला है, इसको करके देखते हैं, क्योंकि जो अरेंजमेंट बनाया था उस हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट का ऑप्शन हमें कोई नहीं मिल रहा है. तो देखो सिंपल क्वेश्चंस में कई बार आप अरेंजमेंट बनाओगे लेकिन वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन को मुश्किल करने की कोशिश की है. अगर वो अरेंजमेंट होता तो डेफिनेटली वही आंसर सही होता, लेकिन अरेंजमेंट ही नहीं है, ताकि ये चाह रहे थे हमारा टाइम वेस्ट हो, इसलिए यहाँ पे देखो इन्होंने थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया है. PS से हम अब ढूंढ रहे हैं कि PS कहां पे मिल रहा है. देखो बेटा PS यहां पे है, यहां पे PS नहीं है तो B वाला ऑप्शन बाहर हो जाएगा. यहां पे PS है, ये रहेगा, और यहां पे PS नहीं है, इसको बाहर कर देंगे. कौन सा ऑप्शन बच रहा है, A वाला बच रहा है और C वाला बच रहा है. अब स्टार्टिंग ही हो रही है Q से, तो चलो करके देखते हैं. एज टाइम गोज बाय वी आर एबल टू अडैप्ट आवरसेल्व्स टू इट सो दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है. Q के साथ में हमारे पास में P है और Q के साथ में R है. चलिए देखते हैं Q के साथ में P क्या बोल रहा है. Q के साथ में अगर P की बात हम करेंगे, सपोज वी शिफ्ट टू अनदर हाउस दैट कीप ऑल डे, Q के बाद में फिर S आ रहा है, एट फाइनल द फर्स्ट ऑफ मशीनरी मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू कीप एट नाइट. फिर उसके बाद में R है, thus we can get used to anything. ऐसे थोड़ी हो सकता है कि एट फर्स्ट द नॉइज ऑफ मशीनरी मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्लीप एट नाइट, उसके बाद में thus we can get used to it. तो S के बाद में जैसे ही अपने R रखा, अभी तो यूज टू हुए नहीं, हम जबरदस्ती R को कैसे रख दें, तो QPSR यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है. क्या बच रहा है, QRPS. इसको पढ़ के देखते हैं बेटा QRPS क्या लॉजिक दे रहा है. देखो ध्यान से समझो, QRPS क्या लॉजिक दे रहा है, इसको समझते हैं. Q बोल रहा है as time goes by we are able to adapt ourselves to it so that it becomes part of our life, ठीक है. Q हो गया, फिर आएगा R, thus we can get used to anything. जैसे एग्जांपल के लिए सपोज we shift to a house near a factory which keeps going all day, फिर कह रहा है at first the noise of machinery makes it impossible for us to sleep at night but we find ourselves getting accustomed to it in due course of time. लेकिन हम कुछ टाइम के बाद में अपने आप को उसी चीज में ढाल चुके होते हैं. So it would be QRPS. QRPS यहां पे सही हो जाएगा. ऑप्शन नंबर C के साथ में हम चले जाएंगे, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं. 48 कह रहा है अ लार्ज सिटी इज द बेस्ट स्कूल फॉर स्टडीइंग लाइफ, ठीक है. लार्ज सिटी इज द बेस्ट स्कूल फॉर स्टडीइंग लाइफ, बढ़िया. S6 बोल रहा है thus a city can teach us many aspects of life, ठीक है. P बोल रहा है if we live in a city for a year or two we will be able to acquire a good knowledge of life, okay. अगर हमें सिटी की, अगर हमें लाइफ को पढ़ना है तो एक लार्ज सिटी है, जो बड़ी सिटी है, वो बेस्ट स्कूल होती है, वो बेस्ट हमें सिखा सकती है. अगर हम किसी सिटी में रहते हैं 1 साल या 2 साल के लिए, तो हमको बहुत सारी चीजें लाइफ के बारे में सीखने के लिए मिल जाती है. इन अ लार्ज सिटी we encounter different types of persons, the rich and the poor, the proud and the humble, the deceitful and the innocent, the rough and the gentle. The various facets of life can be found reflected in a large city.
ठीक है, अब सारी चीजें यहां पे बताई जा रही हैं, कुछ बहुत प्रिसाइज हैं, कुछ जनरलाइज्ड हैं, तो देखते हैं किस हिसाब से हमें स्टार्टिंग करनी है और फिर आएंगे हमें एग्जैक्टली किस बारे में बात करनी है। ठीक है बेटा, चलो इसको देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या है। स्टार्टिंग करने के लिए P है, Q है और S है। P, Q और S हमारे पास में स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो हमें P से Q और S में से किससे स्टार्टिंग करनी है इसको जरा सा देखते हैं। देखो, अगर हम P से स्टार्टिंग करते हैं तो a large city is the best school for studying life. If we live in a city for a year or two, we will be able to acquire a good knowledge of life. P यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकता है, लेकिन P के साथ में Q लगा है। Q, in a large city we encounter different types of persons. फिर आता है S, the various facets of life can be found reflected in a large city, the rich and the poor, the proud and the poor. देखो S के बाद में जब से मैंने R लगाया बेटा, S के बाद में जब मैंने R लगाया तो यहाँ पे बात गलत होने लग गई, तो S के साथ में R यहाँ पे है इसलिए गलत हो जाएगा, S के साथ में R यहाँ पे भी है इसलिए B भी गलत हो जाएगा, S के साथ में R यहाँ पे है देखो C भी गलत हो जाएगा, इसमें R के बाद में S है, S के बाद में R नहीं है, मतलब एक ऑप्शन ये दिख रहा है हमें जो थोड़ा सा लॉजिकल हो सकता है। तो QRSP को पढ़ के देखते हैं। देखो, a large city is the best school for studying life. In a large city we encounter different types of persons. अब हम क्या करते हैं, लार्ज सिटी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमें लोग मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा पाथ हो गया स्टार्टिंग करने के लिए। फिर Q के बाद में R देखते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस मिलते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, डिफरेंट को जैसे ही लिखा, अब डिफरेंट कैसे दिखा रहा है, द रिच एंड द पुअर, द प्राउड एंड द हम्बल, द डिसीटफुल एंड द इनोसेंट, द रफ एंड द जेंटल, ये हैं डिफरेंट पर्संस। तो Q के साथ में R यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, देखो Q के साथ में R यहां नहीं है, तब भी ये दो कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो गया। Q के साथ यहां नहीं है, बाहर हो गया। Q के साथ में R ये नहीं, ये भी बाहर हो गया। तो दो तरीके से सारे ऑप्शंस बाहर हो चुके हैं। फिर आएगा S, द वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन अ सिटी। अब ये अलग अलग पहलू जो है लाइफ के, वो एक शहर में, बड़े शहर में देखे जा सकते हैं। तो ये वेरियस फेसेट्स कौन से हैं, ये वाले, कभी रिच कभी पुअर, कभी प्राउड कभी हम्बल, कभी डिसीटफुल कभी इनोसेंट, कभी रफ और कभी जेंटल। ये डिफरेंट या वेरियस फेसेट्स हैं। फेसेट्स मतलब होता है पहलू, फेसेट्स मतलब होता है पहलू। ठीक है, ये डिफरेंट पहलू आप लाइफ आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आ जाएगा P, if we live in a city for a year or two, we will able to acquire a good knowledge of life. और लास्ट में ये हो जाएगा thus a city can teach us many aspects of life. It would be option number D is as the correct answer. Let's get to question number 49 और देखते हैं ये क्या क्वेश्चन में चैलेंज लेके आता है। देखिए ध्यान से, 49 नंबर वाला क्वेश्चन। 49 कह रहा है, ग्रेट टॉकर्स आर नेवर ग्रेट डूअर्स। जो बड़ी बातें ज्यादा करते हैं वो ज्यादा काम नहीं करते हैं, ये बात बोला जा रहा है। आर नेवर ग्रेट डूअर्स, ग्रेट टॉकर्स आर नेवर ग्रेट डूअर्स। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स दिया होगा या कुछ शायद रिलेशन किया होगा या कुछ लिंक्स दिखाए होंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। देखो, rather they serve themselves and never the community, but when the time for action comes they keep themselves away. We come across people who are eloquent over great things. Many who deliver wonderful speeches about their own greatness do no valuable service to the country. अब ये बात बढ़िया लिखी हुई है और इसके कनेक्शंस बनाना भी काफी आसान मुझे लगता है कि आपको भी लग रहा होगा। देखो बेटा, इसमें अगर हम बात करें कि इसकी अगर हम कनेक्शन की बात करना चाहें तो यहां पे कनेक्शन बस आसानी से बन जाएगा। देखो यहां पे कह रहा है, वी कम अक्रॉस पीपल हु आर इलोक्वेंट ओवर ग्रेट थिंग्स। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें वो बोलेंगे, लेकिन जब आएगा टाइम काम करने का, दे कीप देमसेल्व्स अवे। अब यहां पे हम आर के साथ में क्यू को कनेक्ट कर सकते हैं, अभी पढ़ा है। देखो यहां पे फिर से समझो, ये कह रहा है इलोक्वेंट, वी कम अक्रॉस पीपल हु आर इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है बातों का शेर, है ना, बातें बहुत अच्छी करना, बातें करना। सो वी कम अक्रॉस पीपल हु आर इलोक्वेंट ओवर ग्रेट थिंग्स। महान बातें कर देंगे, खूब बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, लेकिन जब टाइम आएगा उसको करने का, व्हेन द टाइम फॉर एक्शन कम्स दे कीप देमसेल्व्स अवे, और फिर वो एकदम दूर रहेंगे। तो आर के साथ में क्यू का पेयर एक हम बना चुके हैं। आर के साथ में क्यू जरा छांट लेते हैं, इसमें से कहां है, इधर नहीं है। आर के साथ में क्यू इधर है, आर के साथ में क्यू यहां नहीं है, और इधर भी यहां क्यू आ रहा है बेटा, आर क्यू नहीं है। तो हम क्यू पहले लिख के फिर आर थोड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि बट के पहले वाली बात होनी चाहिए ना, जिसको उल्टा लिखा गया है। तो बट के पहले आर आ जाएगा, इसलिए क्यू बाद में आएगा, आर पहले आएगा। तो आर क्यू का फिलहाल हमारे पास में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आर क्यू एस पी। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं। वी कम अक्रॉस पीपल हु आर इलोक्वेंट ओवर ग्रेट थिंग्स, फिर बोल रहा है बट व्हेन द टाइम फॉर एक्शन कम्स दे कीप देमसेल्व्स अवे। ये हो गया, आर क्यू हो गया। अब आ रहा है एस, मेनी हु डिलीवर वंडरफुल स्पीचेस अबाउट देयर ओन ग्रेटनेस do no valuable service to the country। ठीक है, फिर आएगा P, rather they serve themselves and never the community। ठीक है, those who do nothing are usually the most talkative, right? So it would be option number B, that is RQSP, इकलौता आंसर जो कॉन्टेक्स्ट को क्लियरली समझा पा रहा है। चलिए
इस रीअरेंजमेंट का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50 को करते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर 50th बोल रहा है लेजर इज परहैप्स as important as वर्क। लेजर का मतलब होता है खाली टाइम बिताना बिना कोई काम किए। तो कह रहा है कि लेजर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है शायद जितना काम करना इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसी बात हुई, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। एंड वी फील वेरी टायर्ड। अब यहां देखो पी शुरुआत तो नहीं करेगा, कर भी नहीं रहा है, ठीक है। अनलेस वी हैव सम ब्रेक वी कैन नॉट कैरी ऑन and our health may suffer, ठीक है। Sometimes we work continuously. After a little relaxation we can work more energetically and efficiently, ठीक। अब यहां पे किस वाले से शुरुआत करें, ये थोड़ा सा चैलेंज है, इसको देखते हैं और फिर कोशिश करते हैं इसको कनेक्ट करने की। देखिए बेटा, अगर हम बात करें एंड वी फील टायर्ड की, एंड वी फील वेरी टायर्ड की अगर हम बात करें तो ये है पॉइंट नंबर पी। और इसके पहले अगर हम बात कर लें कि हम क्यों बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अगर हम इसको कनेक्ट कर ले तो यहां पे ये चीज थोड़ा सा एक कनेक्शन बना लेगी। अभी कह रहा है कि एंड वी फील वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा टायर्ड करते हैं। अनलेस वी हैव सम ब्रेक वी कैन नॉट कैरी एंड गो ऑन आवर हेल्थ में समवर्ड एंड वी फील वेरी टायर्ड। अब ये गलत है, इसके साथ में हम कनेक्शन नहीं बना सकते। एक छोटी सी बात है जिसके साथ एंड वी फील वेरी टायर्ड करते हैं। आर देखो, समटाइम्स वी वर्क कंटिन्यूअसली एंड वी फील वेरी टायर्ड, अच्छा बन रहा है ये। आर के साथ में पी अच्छा बन रहा है। आफ्टर लिटिल रिलैक्सेशन वी कैन वर्क मोर एनर्जेटिकली एंड एफिशिएंटली एंड वी फील वेरी टायर्ड, गलत है। तो क्यू, आर और एस में से सीधा आर वाले को हम पी के साथ में कर सकते हैं। अनलेस वी हैव अ ब्रेक वी कैन नॉट कैरी ऑन इन हेल्थ में सफर। क्यू ने ऑलरेडी पूरी बात को कंप्लीट कर दिया है, इसलिए एंड वी फील वेरी टायर्ड को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे बेटा। क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, आर के साथ में पी जुड़ रहा है और एक कनेक्शन बना रहा है। तो आर के साथ में पी को जोड़ के देखते हैं और फिर इसके साथ में देखते हैं कौन सा वाला पॉइंट कनेक्शन बना रहा है। तो आर के साथ में पी देखो कहां पे है, ए में नहीं है बेटा। आर के साथ में पी यहां पे है, आर के साथ में पी इधर भी नहीं है, आर के साथ में पी यहां पे है। दो ऑप्शन बच रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं एस आर पी क्यू सही होता है या आर पी क्यू एस सही होता है। पहले एस से शुरुआत करते हैं। लेजर इज परहैप्स आर इंपॉर्टेंट एज वर्क। आफ्टर अ लिटिल रिलैक्सेशन वी कैन वर्क मोर एनर्जेटिकली एंड एफिशिएंटली। आर के साथ में फिर इन्होंने एस के साथ में इन्होंने क्या लिखा है, एस के साथ में आर लिखा है, एस के साथ में आर देखो। समटाइम्स वी वर्क कंटिन्यूअसली, ठीक है। फिर पी एंड वी फील वेरी टायर्ड। अनलेस वी हैव सम ब्रेक वी कैन नॉट कैरी एंड आवर हेल्थ में सफर। वी शुड टेक केयर ऑफ टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ लेजर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा एस आर पी क्यू की, तो क्यू के बाद में S6 फिट नहीं हो पा रहा है, तो बी को हमें हटाना पड़ेगा। फिर देखेंगे यहाँ पे आर पी क्यू एस की बात। देखो अब ये कह रहा है कि आरपीक्यूएस को अगर हम देखें तो कह रहा है समटाइम्स वी वर्क कंटिन्यूअसली, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है पी, अनलेस वी हैव पी एंड वी फील वेरी टायर्ड, आरपी हो गया। फिर क्यू, अनलेस वी हैव सम ब्रेक वी कैन नॉट कैरी on and our health may suffer. After a little relaxation we can work more energetically and efficiently. We should take care to make proper use of leisure, है ना। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो लेजर या जो हमारा टाइम है, जो हम लेजर टाइम की बात कर रहे हैं, उसको जो हम रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा मतलब मॉनिटर्ड तरीके से करना चाहिए। ये नहीं कि आराम करने बैठे तो सुबह से शाम ही हो गई आराम करते रह गए। तो एस में जो बोल रहा है कि हमें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। फिर S6 बोल रहा है कि लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि लेजर को भी हम प्रॉपरली करें। तो S6 के पहले अगर हम S रखेंगे तो ये दोनों बातें कंप्लीट एक सेंस दे रही हैं, इसलिए S से खत्म करेंगे हम, Q वाला खत्म नहीं कर रहा है। सो वील गो विद ऑप्शन नंबर डी एंड दिस गेट्स एज द करेक्ट चॉइस, राइट। सो आज के लिए 50 क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बाकी के बचे हुए पूरे 70 क्वेश्चंस को। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, सेशन को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट